श्री लोकेंद्र सिंह ये आज के हमारे गेस्ट हैं। क्या होता है जब भी हमें किसी गंभीर विषय के ऊपर बात करनी होती है तब हमें किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो अपने आप में एक बहुत बड़ा विचारक हो। और जब हम लोकेंद्र जी के बारे में बात करते हैं तो कितनी ही तो ये खुद किताबें लिख चुके हैं। सम्मान की बात तो हम ना ही करें तो अच्छा होगा कि काफ़ी सारे सम्मान भी मिल चुके हैं, तो यहाँ मुझे शायद बोलते समय याद भी ना रहे। तो इसीलिए जब हमने लोकेंद्र जी से बात करी, जिस सब्जेक्ट पर हमें बात करनी है सावरकर जी के संबंध में, आरएसएस के संबंध में, तो हम नहीं चाहते थे कि हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जो अपने विचारों को लेकर बहुत ज़्यादा कट्टर हो, बल्कि हम चाहते थे कि जो अपने विचारों को लेकर एक ऐसी भावना रखता हो जिसमें कि सभी का समावेश हो। तो ऐसे में लोकेंद्र जी से बात करते समय हमें एक चीज़ समझ में आई कि बोलने का और बोलने की शैली का कितना बड़ा महत्व होता है और हर एक चीज़ के कितने सारे पहलू हो सकते हैं, समय के साथ में इकोसिस्टम कितना ज़्यादा बदल सकता है, उन सभी चीज़ों के बारे में हमने इनसे बात करी। और सबसे बड़ी बात हमने यहाँ पर बात करी है सावरकर के विषय में, जो कि आज के समय में सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बन चुका है। इस वीडियो को जब आप आखिरी तक देखेंगे तब आपको खुद समझ में आएगा कि कितने सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक प्रोपेगेंडा के स्वरूप में या यूँ कहें कि इन्फॉर्मेशन के अभाव के स्वरूप में आप तक पहुँच ही नहीं पाई। उसी हिंदुत्व के पैरोकार महात्मा गांधी भी हैं। हिंदू धर्म के नेता के रूप में ही उनको देखा जाता था उस समय। जी सर, अभी हमने माफीनामे की बात करी। कई जगह पर बोला जाता है कि उन्होंने 15 बार चिट्ठी लिखी, कई जगह पर बोला जाता है कि उन्होंने माफी मांगी थी और बिल्कुल ब्रिटिशर्स को बोल दिया था कि नहीं, मैं तो आपके ही साथ खड़ा हूँ। लेकिन सर, जब मैं इसी चीज को पढ़ रहा था तब मेरे को एक और रेफरेंस मिला एक किताब का, जिसमें कि भगत सिंह की तरफ से बात कही गई थी। भगत सिंह जी ने उसमें ये कहा था कि ये बहुत बड़े वीर हैं और जो भी लोग ये इनके बारे में ये कहते हैं कि आपने गलत किया है या आप ब्रिटिशर्स के कदमों में चले गए हैं, वो सब सरासर गलत है और ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं है। क्यों? क्योंकि जेल में लेकर क्रांति की लड़ाई लड़ने से अच्छा है कि आप बाहर निकलकर क्रांति की लड़ाई लड़ें। हाँ, इसको लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं, जानबूझकर छुपाए गए तथ्य हैं। हाँ। क्या है कि कुछ लोगों का वर्चस्व रहा एक समय तक संचार माध्यमों पर, एक समय तक वर्चस्व था। अब आने लगी है बातें। हाँ, हाँ। क्या हुआ कि जैसे आप हाँ। अपना स्वतंत्र काम कर रहे हैं, जी। किसी के दबाव में नहीं, आपको जो अच्छा लगता है आप लोगों के सामने वो चीज लेकर के आते हैं। तो डिजिटल मीडिया के आने के बाद से ऐसे अनेक माध्यम विकसित हुए। जय हिंद दोस्तों। पिछले कुछ समय से देश में एक इस प्रकार की हवा सी चली है कि जिस सब्जेक्ट को लेकर कंट्रोवर्सी ना हो, शायद उस सब्जेक्ट के ऊपर कोई बात करना ही पसंद नहीं करता, या माहौल ऐसा बनाने की कोशिश की जा रही है कि आप कुछ भी कह लीजिए, उस चीज़ के अंदर कोई ना कोई बात ऐसी ढूंढ ली जाएगी। वीर सावरकर जी, जिनको को लेकर एक बहुत बड़ा तबका है जो कि उनको आइडियलाइज करता है, उनको बहुत मानता है, उनका सम्मान करता है, पिछले कुछ समय से लगातार उनके चरित्र के ऊपर इस प्रकार की बातें की जा रही हैं जो सही नहीं लगती। उसके साथ साथ आरएसएस को लेकर भी बहुत सारी बातें होती हैं। तो ऐसे में आज हमारे साथ जुड़े हैं लोकेंद्र सर, जो कि इस विषय में अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं, और आज हम उनसे कुछ ऐसे ही हार्ड हिटिंग सवाल पूछेंगे जो कि एक आम जन के जहन में पैदा कर दिए गए हैं कि इस प्रकार की सोच के साथ आपको आगे बढ़ना है। लेकिन आज वही बात है कि सोशल मीडिया के दौर में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि कौन सी बात वाकई में सत्य है और कौन सी बात को सत्यापित करने की आवश्यकता है। लोकेंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, आज हम बात करने वाले हैं बहुत एक ऐसा टॉपिक है जिसको कि टैबू बना दिया गया है और कोई उसके बारे में बात भी नहीं करना पसंद करता, और बात करना चाहता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में इतना डर डाल दिया गया है कि वो सोचता है कहीं ना कहीं मैं ही गलत कर रहा हूँ इस बारे में बात करके। वहीं कई सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके के ऊपर आप खुल के बात कर सकते हैं और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर, हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, क्योंकि अभी हिंदुत्व की बात बहुत ज़्यादा चल रही है, कि हिंदुत्व के फादर के रूप में हम किसको जानते हैं, या फादर ऑफ हिंदुत्व कौन है? देखिए, हिंदुत्व एक ऐसा विचार है जिसका कोई फादर नहीं हो सकता। दरअसल ये फादर ऑफ फलाना, फादर ऑफ फलाना, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये पश्चिम से आया हुआ कॉन्सेप्ट है। भारत की संस्कृति में पितृ रूप में किसी चीज़ को देखा नहीं जाता। तो हमारे यहाँ कभी हम पुराने ग्रंथों में कहीं नहीं पढ़ते कि रसायन विज्ञान के पिता कौन थे, भौतिक शास्त्र के पिता कौन थे, जबकि हमारे यहाँ ये सब काम हुआ है। और किस विचार के पिता कौन थे, यहाँ तक कि वेदों के रचयिता कौन है, वेदों में जो श्लोक हैं, मंत्र हैं, उनके पर्टिकुलर मंत्र का रचयिता कौन है, किसी को नहीं पता, क्योंकि हमारे यहाँ इस प्रकार की पद्धति रही नहीं। तो हिंदुत्व तो भारत का विचार है, ये पक्की बात है। और एक ऐसा विचार है जो सर्वसमावेशी विचार है, सबको लेकर के साथ में चलता है। कई बार कई लोग अजीब सी बात करते हैं कि हिंदुत्व खराब है, हिंदू अच्छा है, हिंदू और हिंदुत्व को अलग
अलग करते हैं। मतलब एक आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में इसको शायद स्टैब्लिश किया जा रहा है पर्टिकुलर लोगों के द्वारा कि अगर आप इस कम्युनिटी को आप बुरा बोल रहे हो तो आपके पास हिंदुत्व है जिसको हम बुरा बोलेंगे। ये तो कोई तुक नहीं होता ना हाँ। कि मेरे पास कुछ चीज खराब है हाँ तो अब उसको जस्टिफाई करने के लिए मैं आपकी हाँ किसी वस्तु को एग्जैक्टली। खराब हाँ बोलना शुरू कर दूं, ये तो बेतुकी बात है। हिंदुत्व एक विचार है, सार्वभौमिक विचार है, भारत का विचार है, भारत की सनातन संस्कृति से निकला हुआ विचार है। ये एक एसेंस है, तत्व है। इसके साथ जो एक तत्व जुड़ा है हिंदुत्व, तो ये तत्व है। तत्व को समझने की बात है। क्या होता है कि वाद जो होता है चीजों को बांध देता है, तत्व जो होता है वो चीजों को ब्रॉड पर्सपेक्टिव में हमको देखने की आजादी देता है, स्वतंत्रता देता है कि आप इसको ऐसे देखिए। जैसे मातृत्व है तो हम क्या कहेंगे कि माँ ठीक है, मातृत्व खराब है। पितृत्व हम जिसको कहेंगे, हाँ नहीं पिता ठीक है, पितृत्व खराब है, ऐसा तो नहीं होता। तो जो हिंदू है उसी का एसेंस है हिंदुत्व। यानी हिंदू क्या है, हिंदू कैसा जीवन विचार कैसा है उसका, उसको परिभाषित मतलब करने का इसको हम एक तरह से जीवन शैली का रूप कह सकते हैं, बिल्कुल कह है ना? सकते हैं। आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है। हाँ, हाँ सर्वोच्च न्यायालय ने भी हिंदू को जीवन शैली ही कहा। हाँ बहुत बड़ा डिस्कोर्स चला, न्यायालय तक ये विषय पहुंचा, हिंदू यानी क्या, हिंदुत्व यानी क्या। तो न्यायालय ने भी यही कहा। उसमें बहुत सारे तर्क आए, उनके आधार पर यही तय हुआ कि हिंदुत्व यानी वे ऑफ लाइफ स्टाइल। वे ऑफ लाइफ स्टाइल, ये एक स्टेटमेंट आया था, ये मैंने भी पढ़ा था, लेकिन उसके ऊपर कई लोगों ने बोला था। लेकिन फिर वही बात है, अननेसेसरी बात, धूल में लट्ठे पीटने वाली, कि हमें अपनी बात को जस्टिफाई करना है तो हम अननेसेसरी बोले। जैसे उल्लेख करना पता नहीं कितना प्रासंगिक होगा, लेकिन जैसे दुनिया में एक चला, क्योंकि दुनिया ने देखा कि इस्लाम के नाम पर अतिवादी ताकतें बहुत बड़े अपराध कर रही थी, तो इस्लामिक टेररिज्म शब्द ये आया। बिल्कुल ये भारत ने नहीं दिया, दुनिया ने दिया। जी। अभी भी दुनिया भोग रही है, देख रही है और कह रही है इस बात फ्रांस को। में अभी हम देख ही रहे हैं हाँ। क्या चल रहा है। तो इस्लामिक टेररिज्म को काउंटर करने के लिए भारत में कुछ ऐसे तत्व थे, ऐसे एलिमेंट थे जिन्होंने भगवा आतंकवाद शब्द की थ्योरी गढ़ी और उसको जस्टिफाई करने के लिए नाना प्रकार के षड्यंत्र भी रचे, जो अब सामने आ रहे हैं कि कैसे उस चीजों को बिल्कुल अपनी नैरेटिव को ठीक करने के लिए, क्योंकि उनको इस्लामिक आतंकवाद का बचाव करना था, इसलिए काउंटर में हिंदू आतंकवाद शब्द दिया, भगवा आतंकवाद शब्द दिया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अनावश्यक रूप से अच्छी वाली चीजों को बिगाड़ कर प्रस्तुत करने में महारत है उनको। तो इन सब बातों को नजरअंदाज करना चाहिए। मतलब हम अगर एक मोटे तौर पर देखें तो हिंदुत्व जो है सर एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो आपको अपना जीवन अपने हिसाब से जीने की एक ताकत देता है बिल्कुल। है ना? क्योंकि बाकी जगह हम देखें तो वहां पर तो आपको एक उसमें बांधा जाता है, अगर पुरुष को नहीं बांधा जा रहा तो स्त्री को बांधा जा रहा है। सबको, हाँ। दुनिया में हम किसी को भी देख लें, धार्मिक विचार को भी देखेंगे, दुनिया के सांप्रदायिक विचार को, सेमेटिक रिलीजन जिनको हम कहते हैं, देखते हैं तो वहाँ एक किताब है, एक उपासक है जिसकी उपासना करने, उसके अलावा किसी की उपासना करने की अनुमति वहाँ है नहीं। अगर आप करते हैं तो आप श्रेष्ठ स्थान पर नहीं पहुंचेंगे, यानी आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा, हेवन नहीं मिलेगा, आपको जन्नत नहीं मिलेगी। तो आपको एक ही किताब को फॉलो करना है, एक ही आदर्श को फॉलो करना है। भारत का जो विचार है, हिंदुत्व का जो विचार है, वो आपको बांधता नहीं है। वो यहाँ तक कहता है कि आपको राम को मानना है, कृष्ण को मानना है, विष्णु को मानना है, शिव को मानना है, जिसको मानना है मानिए। हमारे ताकत के भगवान हनुमान जी हैं, आपको दिमाग की बात करनी है कृष्ण जी हैं, मतलब आपके पास आप हाँ। अपनी रुचि के हिसाब से अपने आराध्य को स्वीकार कर सकते हैं, उनकी आराधना कर करके, और जहां आप पहुंचना चाहते हैं, जिसको धर्म में कहा है कि स्वर्ग है, मोक्ष है, जो भी है, आप उस यात्रा को पूरा कर सकते हैं। या और आगे सुनिए, आप धर्म को नहीं भी मानते वो भी हिंदू है। कैसे सर, इसके ऊपर थोड़ा लाइट डालें। स्वयं सावरकर जी की जिनकी चर्चा आज होने वाली है, हाँ वो स्वयं अपने आप को नास्तिक घोषित करता है, सर, मेरा सवाल लेकिन एक्चुअली वो अपने आप को हिंदू घोषित करते हैं, गर्व हाँ। के साथ कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ। तो हिंदू किसी भी प्रकार से किसी आस्था में, किसी उसमें आपको फंसने के लिए बाध्य नहीं करता। आपको किसी के ऊपर आस्था है, किसी विचार में आस्था है, किसी दैवी पुरुष में आस्था है, आप उनका पालन कीजिए, उनकी शिक्षाओं का पालन कीजिए। आप अगर किसी को आप किसी चीज में आप पालन नहीं करते, आस्था नहीं रखते, तो स्वतंत्र रूप से आप किसी को न मानते हुए भी समाज और समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, तो भी आप हिंदू रह सकते हैं। क्योंकि जीवन शैली है, जीवन बात शैली है। के वही आ गई। लेकिन सर, सावरकर जी के बारे में एक चीज आती है कि जैसा आपने कहा कि वो नास्तिक थे, लेकिन माना यही जाता है कि हिंदुओं को यूनाइट करने का जो काम था सबसे पहले उन्हीं ने शुरू किया था, और उनके साथ इसीलिए हिंदुत्व शब्द को इतना ज्यादा जोड़ा जाता है, जो हम आज भी देख रहे हैं।
तो ये चीज़ क्या है? मतलब यदि वो नास्तिक थे तो उनके साथ हिंदुत्व को क्यों जोड़ा जाता है कि उनने एक धर्म को लेकर इतना संगठन करने का उसका काम किया था? 2-3 बातें हैं। जी। एक तो सावरकर ने हिंदुओं को जोड़ने या संगठित करने का पहला प्रयास किया, ये कहना एकदम से ठीक नहीं है। उनसे पहले बहुत सारे महापुरुष हुए जिन्होंने हिंदू समाज को एकत्रित करने या उसके स्वाभिमान को जगाने का प्रयत्न किया और उनको यूनाइट करने का काम किया। बहुत सारे नाम जिसमें दयानंद सरस्वती का नाम जिसमें आएगा, स्वामी विवेकानंद का नाम आएगा, महर्षि अरविंदो का नाम आएगा। जिस संघ के बारे में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, उसके संस्थापक डॉक्टर केशव वलीराम हेडगेवार का नाम भी आएगा, उन्होंने भी काम प्रारंभ किया। तो ऐसे बहुत सारे और पीछे जाएंगे तो और भी हमको बहुत सारे नाम ध्यान में आएंगे। महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम ध्यान में आएगा। तो ऐसे बहुत सारे नाम हमको ध्यान में आते हैं। दरअसल क्या हुआ, सावरकर ने एक ढंग से हिंदुओं को राजनीतिक रूप से मोबिलाइज करना शुरू किया। उनकी जो राजनीतिक सोच समझ थी उसको विकसित करने का काम किया। इसलिए कई लोगों को उनसे दिक्कत होने लगी कि भाई एक राजनीतिक ताकत के रूप में हिंदुओं को खड़ा करना, इस बात से कई राजनीतिक दलों को पीड़ा हुई। कई राजनीति को आधार बना करके उसकी सवारी करके सत्ता के सूत्र अपने हाथ में लेना चाहते थे। ऐसे विचार, ऐसे संप्रदायों को दिक्कत हुई। अगर सावरकर ये न करते तो सावरकर से किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। क्योंकि राजनीतिक ताकत हिंदुओं तक पहुंचाए जाने का एक रास्ता इन्होंने दिखाया था कि आप अपनी आइडियोलॉजी को एक अलग लेवल पर ले जा सकते हो, प्लस आप सरकार में आ सकते हो, क्योंकि उन्होंने वो एक रास्ता दिखाया, वो एक चित्र दिखाया। इसीलिए उनके साथ इतनी सारी कंट्रोवर्सी शुरुआत से जुड़ना शुरू हुई। बिल्कुल, उन्होंने हिंदुओं को बताया कि राजनीति का क्या महत्व है, उसमें आपकी प्रतिभागिता क्यों आवश्यक है, किस रूप में आपको राजनीतिक रूप से चैतन्य रहने की आवश्यकता है। ये उन्होंने इस बात को लेकर के काम किया, इसलिए लोगों को दिक्कत है। एक सर उनका और स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ, उनने कहा था कि हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक जितने भी लोग हैं वो सब हिंदू हैं। सर इसमें तो काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी क्योंकि हमारे देश में काफ़ी भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि बाहरी आक्रमणकारी जो थे वो भी आकर यहाँ बसे, सब हुआ। तो ऐसे में जो आज के लोग हैं वो इस चीज़ को मानते नहीं है, इस चीज़ को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। सर वो क्या तथ्य देंगे आप उसके बारे में? देखिए, सावरकर जी ने अपनी पुस्तक हिंदुत्व में हिंदू क्या है इसके बारे में अच्छे से विस्तार से वर्णन किया है। जिस श्लोक का आप जिक्र कर रहे हैं, आसे तो हिमालय पर्यंत, जी। तो उसमें भी वो यही कहते हैं जो आपने कहा कि इस भूमि पर रहने वाले, हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी के बीच में विस्तृत जो भूमि है उस पर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। अगर उसकी आस्था का केंद्र भारत है, अगर उसकी पुण्य भूमि भारत है, अगर वो इसे अपनी पितृभूमि और मातृभूमि मानता है तो। इसमें सर आक्रमणकारी भी आ जाएंगे फिर। आक्रमणकारी कैसे? आक्रमणकारी हाँ। नहीं, आक्रमणकारी तो मानते ही नहीं है ना। क्योंकि सर अकबर के लिए कहा जाता है ना कि उसने तो यहाँ पे आके भारत को अपनी मातृभूमि माना था। अकबर तो यहीं पैदा हुआ। हाँ, तो उसको फिर हम किस कैटेगरी में डालेंगे? अकबर यहीं पैदा हुआ, वो भारत का ही नागरिक था। हाँ। लेकिन अगर वो भारत का नागरिक स्वयं को नहीं मानता होगा, ये अध्ययन करने का विषय है कि वो क्या मानते थे, अपने आप को भारत का नागरिक मानते थे कि नहीं क्योंकि मानते थे, सर- उनकी आस्था का केंद्र कहाँ था, तो उसके आधार पर निर्णय करेंगे। सर अकबर के साथ में बहुत बड़ी बात ये कही जाती है, आज के बुद्धिजीवी इस बात को सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि अकबर से बड़ा कोई राजा नहीं था और उसके आगे हमारे भारत के जो हिंदू राजा थे उनको छोटा बताया जाता है। प्लस अकबर ने भारत के लिए क्या किया क्या नहीं किया, मतलब सिर्फ उसके गुणगान किए जाते हैं और कुछ भी नहीं। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि जब उसने भारत को अपनी मातृभूमि बताया, जैसा कि आपने कहा कि जिसकी भी आस्था भारत में है तो वो हिंदू हुआ, तो हम अकबर को क्यों ना हिंदू बोलें? बिल्कुल बोल सकते हैं, अगर वो सामने वाले के ऊपर भी निर्भर करता है। हम तो कह सकते हैं कि भाई ये भारत में पैदा हुआ तो ये भारत का नागरिक है, लेकिन वो सोचता है कि नहीं, मैं भारत में जरूर पैदा हुआ लेकिन मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ। तो आप क्या करेंगे? मेरी आस्था भारत में नहीं है, हाँ, तब आप क्या कर लेंगे? आपके देखने की दृष्टि से नहीं होगा। वो क्या सोच रहा है इसके ऊपर निर्भर करता है। और रही बात महान बताने की, तो महान तो यहाँ औरंगजेब को भी बता दिया जाता है। अगर उसको जस्टिफाई करेंगे, कोई एक अच्छा सा प्रसंग ढूंढ करके लाएंगे कि ये एक प्रसंग है, इसके आधार पर इसको महान बना सकते हैं। ऐसे किसी को भी महान बना सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन जब हम पढ़ने बैठते हैं, इतिहास की किताबों का अध्ययन करते हैं, तो हमें समग्रता से देखना चाहिए किसी के जीवन को कि उसने क्या किया क्या नहीं किया। मैं अकबर के बारे में अक्सर ये सोचता हूँ, अकबर को जो लोग द ग्रेट अकबर बोलते हैं, वो मुझे बताया कि अकबर ने जो धर्म का प्रारंभ किया था, दीन-ए इलाही, उसका पालन करने वाले कितने लोग हैं। महान व्यक्ति का तो अनुसरण किया जाता है, उनका अनुसरण इस्लाम को मानने वाले लोग करते हैं क्या? फिर कैसे, किस आधार पर उनको महान
कह मतलब देते हम हैं। तो ओशो के बारे में भी इतनी कंट्रोवर्सीज पढ़ते हैं, लेकिन उनके फॉलोअर्स भी आपको आज की तारीख में मिल जाएंगे। कंट्रोवर्सी किसी के बारे में हाँ। भी क्रिएट करना कोई कठिन काम नहीं है। अच्छा सर। किसी भी व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है, जो मेरी दृष्टि में ठीक नहीं होगा, मैं कौन होता हूँ जज करने वाला किसी को। उनने कोई निर्णय किस आधार पर लिया, कैसे तय करेंगे। कई लोग शिवाजी महाराज के बारे में भी कंट्रोवर्सी कर बिल्कुल। देते हैं। अरे शिवाजी महाराज को इन सबको छोड़ दिए, राम के बारे में कंट्रोवर्सी करने लगते हैं। राम के जीवन पर प्रश्न उठाने वाले लोग इस देश में, दुनिया में मौजूद हैं। उनकी फिर मर्यादा इसको पुरुषोत्तम रोकने- होने के ऊपर ही लोग बोल देते हैं कि क्या है। मतलब जिस व्यक्ति से इस पूरे देश की जनभावना ऐसे जुड़ी हुई है जिसको कि आप ना छुएं तो बेहतर है, उस सब्जेक्ट पर जाकर आप ऐसी चीजें कर रहे हैं, तो और फिर उम्मीद कर रहे हैं कि लोग इंटॉलरेंट क्यों हो रहे हैं। सब्जी कोर्ट ने जो टिप्पणी करी थी सर कि आपको हिंदुओं का आभारी होना चाहिए कि उन्होंने, ये जो मूवी है मैं उसके रेफरेंस में बोल रहा हूँ, कोर्ट ने टिप्पणी करी थी सर कि आपको आभारी होना चाहिए कि सड़कों पे आकर इन लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर को नहीं छेड़ा। बिल्कुल। मतलब ये हमारी सोच है कि हमने विरोध किया, लेकिन एक तरीके से किया, एक लिमिट में किया, नहीं तो पत्थरबाजी देखते ही हैं। और आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ कि ये अकेली फिल्म नहीं है। इसमें तो फिर भी बहुत सारी चीजें हैं, 4-5 बातें हैं, उनको नजरअंदाज कर सकते हैं। राम के जीवन पर और भी फिल्में बनाई गई हैं जो बहुत कंट्रोवर्शियल हैं, जिनमें बहुत बुरे ढंग से चीजों को दिखाया गया है। क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर खेल जाते हैं सर। लेकिन हिंदू समाज इन सब बातों को नजरअंदाज करते करते हुए, जीवन को आनंद से जीते हुए, सहिष्णुता। समाज हाँ। सहिष्णुता कह लें या समाज में अच्छा वातावरण रहे, इसके लिए कुछ चीजों को वो झेल जाता है। सर हम सावरकर जी के ऊपर आते हैं सीधे। काला पानी से मतलब मेरे एज ग्रुप में जितने लोग हैं वो सब उनको काला पानी से ही उनके जीवन को शुरू करते हैं। सर थोड़ा सा आप उनको, मुझे काला पानी से शुरुआत के बारे में आप उनकी बात बताइए कि उसके पहले क्या उनकी विचारधारा थी। और सर थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा कि जब वो नास्तिक थे तो फिर वो हिंदुत्व को लेकर इतने बड़े फ्लैग बीरर जिनको हम कह सकते हैं वो कैसे बने सर? सावरकर जी के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमको काला पानी ध्यान आता है जी। उसके पहले की घटनाक्रम भी हमको ध्यान में एक उनकी छलांग भी ध्यान में आती है, जी। साहसिक छलांग जो समुद्र में उन्होंने स्वतंत्रता के लिए लगाई। तो उनका जीवन बहुत पहले से प्रारंभ होता है। वो बालक थे, मुझे लगता है 12 या 14 वर्ष के रहे होंगे। तो उनके जहाँ वो रहते थे, चाफेकर बंधु का नाम हम सबने सुना होगा। तीनों चारों भाइयों का बलिदान देश की स्वतंत्रता के लिए गया। तो जब चाफेकर बंधुओं को फांसी लगाई जा रही थी तो उस दिन सावरकर को बहुत पीड़ा हुई। 12-13 साल का एक किशोर बालक, उसको बहुत पीड़ा हुई। उसने कहा कि इनको फांसी लग गई, अब इस देश की आज़ादी के लिए कौन लड़ेगा, कौन अपना सिर मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए भेंट चढ़ाएगा। वो जाते हैं और अपनी कुल देवी अष्टभुजा भवानी के सामने बैठते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं उस दिन कि मैं स्वतंत्रता के आंदोलन का हर कष्ट झेलने के लिए और इस कंटकाकीर्ण मार्ग पर चलने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करता हूँ। ये उन्होंने प्रतिज्ञा की। ये छोटपन की ये बात है, 12-13 साल की बात 12-13 साल के सावरकर की बात है। मैच्योरिटी लेवल की बात कर सकते हैं सर हम तो यहाँ पे। हाँ। हम्म। तो वहां से सावरकर के जीवन को एक दिशा मिलती है और आज़ादी के आंदोलन में उनकी सहभागिता का प्रारंभ हम मान सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बहुत सारा काम किया। मित्र मेला उनका बहुत प्रसिद्ध एक संगठन रहा जिसकी उन्होंने शुरुआत की। उसमें अपने मित्रों को जोड़ करके और क्रांति की बातें करना, ये सब करते थे। वो मित्र मेला के नाम से संचालन करते थे। अभिनव भारत की स्थापना की जिसके माध्यम से उन्होंने क्रांति की गतिविधियों का संचालन किया। जब वो पढ़ने के लिए इंग्लैंड जाते हैं तो इंग्लैंड जाकर के सावरकर के बारे में कहते हैं कि वो ऐसे साहसी योद्धा थे, ऐसे वीर क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजों को उनके घर में घुस कर के चुनौती दी। वहां जाकर के इंडियन हाउस के माध्यम से और दूसरे गतिविधियों के माध्यम से क्रांति का संचालन इंग्लैंड में जाकर के किया, लंदन में बैठ करके। इन चीज़ों के बारे में तो सर नॉर्मल बातें करी ही नहीं जाती। नहीं की जाती। अभी सिर्फ उनको लेकर के एक ही विषय पे बात की जाती है, क्योंकि उनकी और किसी विषय पर कोई कंट्रोवर्सी खड़ी नहीं की जा सकती। इवन हिंदुत्व के विषय पर भी युवाओं के मन में उनके लिए वितृष्णा का भाव पैदा नहीं किया जा सकता। युवा फिर भी उनको अपना हीरो मानेंगे। तो इसलिए कुछ कम्युनिस्ट जो हैं, खास करके कम्युनिस्ट और उनके अनुसरण करते हुए फिर दूसरे दल के लोग भी और दूसरे विचार के लोग भी माफीनामे को लेकर के बहुत हुल्ला मचाते हैं। जी 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 बिल्कुल होता है सर। हम उसके ऊपर आएंगे ना। हाँ, बिल्कुल वही एक पार्ट है हाँ। जिसके आधार पर वो सावरकर का अपमान करने की कोशिश करते हैं। अन्यथा सावरकर के
समग्र जीवन को देख लें हम, काला पानी से पहले का, काला पानी के दौरान का, काला पानी से मुक्त होकर के रत्नागिरी में रह रहे थे, उसके बाद की गतिविधियों को देख लें तो सारा का सारा उनका जीवन प्रेरणा देने वाला जीवन है। सर आपने इंडियन हाउस की बात करी, मैं एक जगह पढ़ रहा था, वहाँ पर महात्मा गांधी से भी इनकी कोई मुलाकात हुई थी? 1909 में महात्मा गांधी वीर सावरकर से भेंट करते हैं। पहली मुलाकात महात्मा गांधी की इंग्लैंड में ही हुई सावरकर से। तो सावरकर और महात्मा गांधी का रिश्ता कैसा है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण। उस पे भी आएंगे सर, अपन अभी एक एक करके चले। तो वहाँ उनकी पहली मुलाकात हुई हाँ। और उस मुलाकात में वो सावरकर से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने देखा कि सावरकर बहुत विद्वान हैं, चतुर हैं और प्रखर क्रांतिकारी हैं। एक जगह आगे चल करके स्वयं महात्मा गांधी अपने समाचार पत्र में लिखते हैं और वो बहुत मार्मिक और मार्के की बात उन्होंने लिखी है। उन्होंने लिखा है कि ये जो सावरकर हैं, इन्होंने इस ब्रिटिश सरकार का जो भीषणतम रूप है या इसके जो गंभीर खतरे हैं या इसकी जो अराजकतावादी जो सरकार है, इसको मुझसे पहले समझ लिया। यानी महात्मा गांधी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि मैं इस सरकार के कुकृत्यों को समझता, इस सरकार के दंश को समझता, उससे पहले सावरकर इसको मुझसे बहुत पहले इस बात को समझ चुके हैं। अच्छा सर, ये इस पॉइंट पे जब हम 1909 की बात कर रहे हैं, तब सावरकर जी हिंदू महासभा से जुड़ चुके थे? नहीं, सावरकर जी हिंदू महासभा से काला पानी के आने के बाद जुड़ते हैं, जब वो राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय होते हैं। मतलब क्रांति के रास्ते से आकर के जब वो राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में सहभागिता प्रारंभ करते हैं, तब जाकर के वो हिंदू महासभा, मतलब हम 1909 तक बात करें तो वो एक क्रांतिकारी के रूप में, प्रखर क्रांति, और फिर उसके बाद में वो राजनीति की तरफ बढ़े, तब उनका हिंदू महासभा के साथ में आमना सामना हुआ या उनमें उसमें वो शामिल हुए। सर अभी हमने माफीनामे की बात करी, कई जगह पर बोला जाता है कि उन्होंने 15 बार चिट्ठी लिखी, कई जगह पर बोला जाता है कि उन्होंने माफ़ी मांगी थी और बिल्कुल ब्रिटिशर्स को बोल दिया था कि नहीं मैं तो आपके ही साथ खड़ा हूँ। लेकिन सर जब मैं इसी चीज़ को पढ़ रहा था, तब मेरे को एक और रेफरेंस मिला एक किताब का, जिसमें कि भगत सिंह की तरफ से बात कही गई थी। भगत सिंह जी ने उसमें ये कहा था कि ये बहुत बड़े वीर हैं और जो भी लोग ये इनके बारे में ये कहते हैं कि आपने गलत किया है या आप ब्रिटिशर्स के कदमों में चले गए हैं, वो सरासर गलत है और ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं है। क्यों? क्योंकि जेल में लेकर क्रांति की लड़ाई लड़ने से अच्छा है कि आप बाहर निकलकर क्रांति की लड़ाई लड़ें। सर ये माफ़ीनामे को लेकर पहली बात तो कंट्रोवर्सी जो थी उसके बारे में बताएंगे हम लोग, और दूसरा हम सर कोशिश करेंगे कि ये जो भगत सिंह ने जो बात बताई सर वो कितनी ज़्यादा लोगों को समझनी चाहिए उस समय के संदर्भ में। जी बिल्कुल, अच्छा प्रश्न है आपका और आपने अच्छा रेफरेंस भी दिया। तो मोटे तौर पर कुछ लोग 6 बोलते हैं जी, कुछ लोग 15 तक भी जाते हैं, लेकिन अभी उदय मावरकर जी की एक किताब आई वीर सावरकर, तो उसमें उन्होंने 10 माफीनामों का उल्लेख किया है। तो वो माफीनामे क्या थे, इसके बारे में महात्मा गांधी ने क्या लिखा है ये भी पढ़ना चाहिए। जी, जी, जी। 1920 या 21 में महात्मा गांधी सावरकर बंधु के नाम से अपने समाचार पत्र में एक लेख लिखते हैं। उसमें वो उल्लेख करते हैं कि ये 2 मैं आपको पढ़ करके जी, सुनाता हूं बताइए। कि सावरकर, उन्होंने एग्जैक्ट क्या लिखा। जी, सावरकर बंधुओं की प्रतिभा का उपयोग जन कल्याण के लिए होना चाहिए। अगर भारत इसी तरह सोया पड़ा रहा तो मुझे डर है कि उसके ये 2 निष्ठावान पुत्र सदा के लिए आज से चले जाएंगे। एक सावरकर भाई को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मुझे लंदन में उनसे भेंट का सौभाग्य मिला था। वे बहादुर हैं, चतुर हैं, देशभक्त हैं, वे क्रांतिकारी हैं और इसे छिपाते नहीं। मौजूदा शासन प्रणाली यानी ब्रिटिश शासन जी। व्यवस्था, इसकी बुराई का सबसे भीषण रूप उन्होंने मुझसे काफी पहले देख लिया था। आज भारत को अपने दिलो जान से प्यार करने के अपराध में वे काला पानी की सजा भोग रहे हैं। इसमें कितनी सुंदर, कितनी अच्छी बातों का उपयोग, इतने अच्छे शब्दों का उपयोग महात्मा गांधी जी ने उनके लिए किया है। महात्मा गांधी के नकली उत्तराधिकारी जो आज अपने आप को महात्मा जी, जी, गांधी का जी। उत्तराधिकारी कहते हैं, या ऐसे भी लोग जो अपने आप को गांधीवादी कहते हैं, उनकी भाषा शैली देख लीजिए और गांधी जी की भाषा शैली देख लीजिए। सावरकर जी के लिए इस ये- प्रकार के शब्दों वो का कह रहे हैं कि हाँ। मेरा उनसे भेंट करना मेरा सौभाग्य था, यानी सौभाग्य से मुझे हाँ। उनके लिए भेंट। वे बहादुर बता रहे हैं, चतुर बता रहे हैं, देशभक्त बता रहे हैं, वे उनको भारत माता का निष्ठावान पुत्र बता रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत को दिलो जान से प्यार करने के कारण वो जेल में है। इसके बाद उन्होंने लिखा है, एक और शीर्षक से लिखा, उसमें उन्होंने माफीनामे का जिक्र भी किया। तो उन्होंने लिखा है इसको
माफीनामे का जिक्र करते हो। हाँ, जी उन्होंने चूंकि महात्मा गांधी से गणेश सावरकर जी मिले, जी जी। वीर सावरकर के भाई, उन्होंने गांधी जी से आग्रह किया। गांधी जी अभियान चला रहे थे राजनीतिक बंदियों को मुक्त करने के लिए सरकार के साथ। तो उन्होंने कहा कि सावरकर जेल में बंद हैं, आप उनके लिए कुछ करते क्यों नहीं? तब उन्होंने उनके भाई को कहा, मेरे से जो बन पड़ेगा मैं सावरकर के लिए करूंगा, क्योंकि वो बहुत योग्य है और उनकी प्रतिभा का उपयोग भारत के लिए किया जाना चाहिए। इसलिए मेरे से जो बन पड़ेगा मैं वो हर संभव प्रयास करूंगा। तब उन्होंने गाड़े सावरकर को भी कहा कि आप उनसे कहो कि पत्र वो जो माफीनामा लिखें, या जो राजाज्ञा पत्र था उसको लिखें, उसका आवेदन दें, याचिका लगाएं सरकार के सामने। हालांकि इससे पहले भी सावरकर याचिका दायर कर चुके थे, जिसमें एक याचिका में उन्होंने ये भी कहा था कि आप मुझे नहीं छोड़ रहे, लेकिन बाकी इन सबको छोड़ दीजिए, इनका कोई ऐसा अपराध नहीं है, इनको मुक्ति दीजिए। क्या हुआ था कि उस समय जो इंग्लैंड के राजा थे, उन्होंने शाही घोषणा की थी कि राजनीतिक बंदियों को मुक्त कर दिया जाए, और वो घोषणा पत्र भरना होता था, प्रो फार्मा फिक्स था। कई लोग कहते हैं ना उसमें ये कहा उसमें ये कहा, तो प्रो फार्मा फिक्स था, उसमें अपना नाम वगैरह ये सब लिख करके और शपथ पत्र अपने हस्ताक्षर करके देने होते थे कि मैं अब इस प्रकार की गतिविधियों में भाग नहीं लूंगा और मुझे छोड़ दिया जाए। इसको एक माफीनामे के तौर पर प्रस्तुत माफीनामा किया जाता है। जबकि ये घोषणा पत्र थी, राजाज्ञा पत्र था। उस तो गांधी जी उसका जिक्र करते हैं कि भारत सरकार और प्रांतीय सरकारों ने इस संबंध में जो कार्रवाई की, परिणाम स्वरूप उस समय कारावास भोग रहे बहुत सारे लोगों को राजानुकंपा का लाभ प्राप्त हुआ, लेकिन कुछ प्रमुख राजनीतिक अपराधी अब भी नहीं छोड़े गए हैं, और उनका संकेत सावरकर की तरफ था। उन्होंने कहा, फिर आगे लिखा है, इन्हीं लोगों में मैं सावरकर बंधुओं की गणना करता हूँ। उसी है ना, उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने भी उसको शाही घोषणा को मानते हुए बहुत सारे लोगों को मुक्त कर दिया है, लेकिन शाही घोषणा के प्रकाशन होने के 5 महीने बाद भी इन भाइयों को नहीं छोड़ा जा रहा। तो सरकार बताए कि क्या कारण है नहीं छोड़ा जा रहा। उस समय ब्रिटिश वायसराय की जो काउंसिल थी, उसमें भी सावरकर बंधुओं की रिहाई का मुद्दा उठा, तो उसमें भी उन्होंने ब्रिटिश सरकार के जो अधिकारी थे उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम सावरकर बंधुओं को रिहा नहीं कर सकते, क्योंकि अंग्रेज सरकार को उनसे खतरा है, कुछ कारण है। तब फिर महात्मा गांधी ने फिर लिखा है कि भाई काउंसिल में जब ये मुद्दा उठ रहा है, सरकार किस कारण, कौन से कारण है जिनसे उनको सावरकर से भय लग रहा है, वो कारण तो बताए। अकारण किसी को जेल में रखना ये ठीक बात नहीं। उन्होंने चूंकि महात्मा गांधी भी वकील थे, उन्होंने कानूनी धाराओं का भी उल्लेख किया कि इन कानूनी धाराओं के अधीन सावरकर को मुक्ति कर देना ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी है। तो महात्मा गांधी के नहीं मान रहे उसको माफीनामा, वो कह रहे हैं कि लगाओ, आप याचिका लगाओ, उसको दायर करो। लेकिन आज जो कुछ लोग कुतर्की हैं, वो इस प्रकार के कुतर्क करके सिर्फ इस बिंदु के आधार पर सावरकर के बारे में मानहानि करने का प्रयत्न करते हैं। और इसमें मैं बताता हूँ आपको कि ये तो महात्मा गांधी जी ने कहा, और महात्मा गांधी जी ने उसके बाद प्रयास भी किए उनकी रिहाई के लिए, जो जो प्रयास संभव थे वो सब प्रयास उन्होंने किए। आप मुझे बताइए कि सावरकर रणनीतिक रूप से राम बहादुर राय बहुत प्रख्यात पत्रकार हैं और स्वतंत्रता सेनानी, लोकतंत्र सेनानी भी रहे, आपातकाल के विरुद्ध उन्होंने लड़ाई भी लड़ी। उन्होंने इस संबंध में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही कि सावरकर ने बहुत चतुराई के साथ, महात्मा गांधी जी भी उनको चतुर बोल रहे हैं, चतुराई के साथ उन्होंने वो एक कदम उठाया, क्योंकि वो जानते थे कि इस काल कोठरी में पड़े रहे तो जीवन यहीं खत्म हो जाएगा और मैं देश समाज के लिए जो सोचा है वो नहीं कर पाऊंगा। तो ये रणनीतिक रूप से बाहर निकलने का उनका एक प्रयत्न था, जिसमें वो लगातार कर रहे थे। सरकार मना कर रही थी, एक माफीनामा दिया, उसके बाद सरकार ने मना कर दिया, फिर दिया, दूसरे बहाने से दिया कि मुझे रख लीजिए, इनको छोड़ दीजिए, फिर भी नहीं छोड़ा। तो फिर उन्होंने और आगे बढ़े कि मैं आपकी बातों को मानता हूँ और ये करता हूँ, ऐसा करूंगा। यानी जो भी प्रयत्न वो कर सकते थे, वो प्रयत्न बाहर आने के लिए कर रहे थे। और ये कोई बड़ी बुरी बात नहीं है, ये रणनीतिक बात है। आप क्या छत्रपति शिवाजी महाराज को क्या मानेंगे? उनको नायक मानते हैं, महान मानते हैं। उन्होंने औरंगजेब को 5 माफीनामे भेजे,
5 माफीनामे भेजे औरंगजेब को। क्योंकि और छत्रपति शिवाजी जी का राजनीतिक उपयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए कभी अभी तक इसका उल्लेख मैंने कहीं नहीं नहीं, उनको छेड़ेंगे ना तो फिर ये बहुत बहुत ज्यादा भ्रष्ट हो जाएंगे, हाँ क्योंकि उनके प्रति एक अलग प्रकार की श्रद्धा है, सर निष्ठा है। पूजा जाता है। हाँ, लेकिन इसलिए हाँ ये जो चीज अभी आपने मुझे बताई परफॉर्मा वाली पहली चीज, और दूसरा जो ये आपने बताया कि वो क्यों ये पूरी चीज कही, वो महात्मा गांधी जी का जो रेफरेंस था, इन सभी चीजों का सर कहीं जिक्र ही नहीं मिलता। महात्मा गांधी के स्वयं के लेखन में है, हाँ ना, लेकिन लोग सामने लेकर नहीं आते। एक बड़े कम्युनिस्ट लेखक हैं, अपने आप को इतिहासकार कहते हैं, हालांकि वो बहुत छेड़छाड़ करते हैं ऐतिहासिक तथ्यों के बीच में के साथ। हाँ तो एक बार उनसे मेरी बहस हो रही सोशल मीडिया पे, उन्होंने कहा एक बार महात्मा गांधी ने सावरकर का जिक्र किया, इससे क्या होता है। मैंने उनको 5 रेफरेंस दिए, 4 या 5 रेफरेंस दिए, लेकिन इसके बाद भी वो सुधरे नहीं है अभी तक। अभी भी वो सावरकर के बारे में वही दृष्टिकोण रखते हैं। सर वो तो एक विचारधारा को सोच के बैठ गए यार हैं ना। सोचिए, ये लोग कह रहे हैं कि सावरकर माफी मांगकर अंग्रेजों के साथ हो गए, हाँ तब क्या महात्मा गांधी ऐसे व्यक्ति से मिलने के लिए स्वयं रत्नागिरी जाएंगे क्या, जो अंग्रेजों की सेवा कर रहे थे? महात्मा गांधी रत्नागिरी में, जब सावरकर नजरबंदी में थे, रत्नागिरी में थे, तब स्वयं जाकर के महात्मा गांधी वीर सावरकर से मिलते हैं और रास्ता निकालने के लिए उनसे बात करते हैं कि हम मिल करके इस देश के लिए कुछ कर सकते हैं क्या, क्योंकि दोनों के विचार अलग थे, दोनों के तौर तरीके अलग थे। वो उग्र स्वभाव के थे, अग्रेसिव थे। महात्मा गांधी अहिंसा के रास्ते का पालन करना चाहते थे, स्वयं उनसे मिलने गए। और क्या हम दोनों मिलकर के कुछ कर सकते हैं क्या, इस पे बात हुई, काफी देर तक बात हुई, बाद में सहमति नहीं बनी। तब महात्मा गांधी ने यह भी आग्रह किया कि आपका स्वास्थ्य खराब रहता है तो आप का आना जाना तो नहीं हो पाएगा, तो अगर आप अनुमति दें तो मैं फिर से आपसे मिलने के लिए आ जाऊंगा। मतलब इन चीजों का तो सर कहीं जिक्र ही नहीं मिलता है। मतलब ये तो बहुत बड़ी चीज है। मतलब महात्मा गांधी अगर वीर सावरकर जी से मिलने जा रहे हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट था। मतलब आप इसको अगर उस संदर्भ में, उस समय के संदर्भ में ना देखें, आज के संदर्भ में जिस प्रकार से आलोचनाएं की जाती हैं, उस संदर्भ में तो सर ये बहुत बड़ा इवेंट था। क्योंकि जिस प्रकार से आलोचना होती है प्लस आरोप लगाए जाते हैं कि वीर सावरकर जी सही नहीं थे, मतलब आज की तारीख में उनको मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक तक बना दिया गया है। लेकिन उस संदर्भ में कहीं पे भी ये महात्मा गांधी जी का जिक्र नहीं होता। आपने लेखन की बात करी, सर मुलाकात तो उससे ही बड़ी चीज हो गई, बिल्कुल है, लेकिन उस बारे में कोई जिक्र और ये तब मिल रहे हैं महात्मा गांधी जी हाँ। जब वो नजर काला पानी से मुक्त होकर के आगे तथाकथित माफीनामा दे करके। हाँ वहाँ और सिर्फ महात्मा गांधी नहीं मिल रहे उनसे रत्नागिरी में, उनसे मिलने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी जाते हैं 1940-42 के आसपास, और मिलते हैं, उनसे बात करते हैं और कहते हैं, इसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर शोध करने वाले लोग भी मानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से उनकी इस बारे में बात हुई कि आप बाहर जा करके एक जो भारत के सैनिक हैं, जो बंदी हैं, भारत की सेना चूंकि ब्रिटिश की तरफ से लड़ रहे थे जी, तो शत्रु देशों ने उनको बंधक बना लिया था। उनकी जेलों में जो भारतीय सैनिक हैं उनको मुक्ति करो, उनको रिहाई कराओ और उनको लेकर के एक सेना बनाओ और फिर भारत के लिए प्रयास करो। और जो आज़ाद हिंद फौज है जी, उसमें रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर जो रेजिमेंट है, उस नाम की प्रेरणा भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वीर सावरकर की पुस्तक 1857 का स्वातंत्र्य समर उससे मिलती है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उस पुस्तक का प्रकाशन करके और आज़ाद हिंद के फौज के जो सैनिक थे उनको पढ़ने के लिए देते थे। तो उनकी ये किताब तो इतनी आदर्श थी कि उस समय जो क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके लिए गीता जैसे हो गई थी। स्वयं सरदार भगत सिंह ने उसका प्रिंट कराया और वो ऐसी पुस्तक थी जिसे अंग्रेजों ने छपने से पहले ही प्रतिबंधित कर दिया। मतलब प्रेरणा का कितना बड़ा स्रोत दुनिया थी। की एकमात्र किताब है जो छपने से पहले प्रतिबंधित हुई। दुनिया में किताबें छपने के बाद प्रतिबंधित होती है, वो छपने से पहले प्रतिबंधित हुई। और जो मैं बता रहा था उसमें एक चीज और जोड़ लीजिए जी, इस किताब के प्रकाशन की अनुमति लेने के लिए स्वयं सरदार भगत सिंह रत्नागिरी में जाकर के सावरकर से भेंट की है। मतलब उनकी भी मुलाकात का यहाँ पे है। मुलाकात हुई हो, कब हुई? जब वो काला पानी से छूट के आ गए। आ गए। तथाकथित आज के गांधीवादियों या दूसरे कम्युनिस्टों के अनुसार वो माफी मांग करके अंग्रेजों के साथ हो गए थे। तब एक प्रखर क्रांतिकारी दूसरे प्रखर क्रांतिकारी से जाकर के मिल रहा है। इसलिए मिल रहा है कि दादा आप क्यों जो है अंग्रेजों के साथ हो गए। मतलब ये सर एक पूरा इकोसिस्टम की हम बात कर सकते हैं कि उस समय
जो हालात थे, जो माहौल था, उसके कंपैरिजन में जो पैरेलल आज एक इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया गया है वीर सावरकर जी के इर्द गिर्द कि उनको डरपोक बताते हुए, सर इसमें कितना बड़ा डिफरेंस है। ये बहुत बाद में हुआ हाँ सावरकर को लेकर के जो कंट्रोवर्सियां शुरू हुई है ना, ये कम्युनिस्टों ने अभी हाँ, ये अभी 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 की है ये। जबकि पहले के कम्युनिस्ट भी सावरकर का सम्मान करते थे। पहले क्या होता कि विचार कुछ भी हो, आपकी आइडियोलॉजी कुछ हो सकती है, क्योंकि रूस में एक बड़ी क्रांति हुई तो बहुत सारे युवा उस समय रूस की क्रांति से प्रभावित थे, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे वो उससे प्रभावित थे, लेकिन उनमें कोई वैचारिक मतभेद नहीं थी। सब एक दूसरे का सम्मान करते थे। चंद्रशेखर का सम्मान वीर सावरकर करते थे, भगत सिंह करते थे, भगत सिंह का सम्मान दूसरे लोग करते थे। तो आपने कहा ही कि भगत सिंह कितना करते थे सावरकर का सम्मान, उसको मैं बताऊंगा आपको कि उन्होंने भगत सिंह ने सावरकर के लिए क्या लिखा सर और सावरकर ने भगत सिंह के लिए क्या लिखा, ये भी बताऊंगा। सर अभी हमने आइडियोलॉजी की बात करी, विचारधारा की, तब आपने एक बात बताई कि महात्मा गांधी और वीर सावरकर जी की विचारधारा एक जैसी नहीं थी। सर उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए कि ऐसा क्या डिफरेंसेस थे, प्लस उनकी मुलाकात आगे जो उसके बाद जो उनका रिलेशन आगे बढ़ा आज़ादी के पूरे संघर्ष में, वो उसमें कैसा रहा। देखिए महात्मा गांधी जी का सीधा सा फंडा था विचार। देखो मैं कई बार बहुत सूक्ष्म रूप से जब सोचता हूँ ना, तो हम जाएंगे तो एक ही बिंदु पर जो हमने शुरुआत की थी, हिंदुत्व। हिंदुत्व सब सर्व समावेशक है, जी। यानी वो सब प्रकार के विचारों का समावेश करके चलता है। उसी हिंदुत्व के पैरोकार महात्मा गांधी भी हैं। हिंदू धर्म के नेता के रूप में ही उनको देखा जाता था उस समय। जी। मुस्लिम लीग ने तो घोषित कर दिया था कि महात्मा गांधी हिंदुओं के नेता हैं। तो और भी लोग थे जी। जो उनको हिंदुओं के नेता के तौर पर ही देखते थे गांधी जी को। गांधी जी ने हिंदू धर्म के बारे में बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ अच्छा लिखा है उन्होंने। तो उसी हिंदू संस्कृति से, उसी हिंदू धर्म से प्रेरणा लेकर के महात्मा गांधी जी आते हैं और वो अहिंसा के विचार को पकड़ करके अपनी जो है यात्रा शुरू करते हैं, भारत की स्वतंत्रता के प्रयत्न शुरू करते हैं। और अच्छा ही था, उन्होंने एक विषय लिया जिससे बहुत सारे लोग जुड़ गए। बहुत सारे लोग सशस्त्र क्रांति में या हिंसा में विश्वास नहीं रखते, इसलिए वो उस रास्ते पर नहीं जा सकते थे, लेकिन इस रास्ते पर उनके साथ बड़ी संख्या में बहुत सारे लोग आए, तो वो उन्होंने इस रास्ते को चुना। जबकि सावरकर का मानना था कि अहिंसा से ये अंग्रेज नहीं जाने वाले, इनको थोड़ा सा भगाना पड़ेगा, तो थोड़ा साहस शक्ति प्रदर्शन के आधार पर ही होगा। इसलिए उनका रुख क्रांति के आधार पर था, क्रांति की ओर था, क्रांतिकारियों के साथ था। इसलिए वो प्रारंभ में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए, कई क्रांतिकारियों को प्रेरणा भी दी। लेकिन बाद में जब कालापानी से आए तो उन्होंने उस राजनीति को भी थोड़ा सा उग्र, या हम कह सकते उस राजनीति को तीव्र बोल देना शुरू किए। जी। यानी जो नरम कांग्रेस में भी नरम दल गरम दल थे, सावरकर के इतर भी कांग्रेस के भीतर भी शांति से बात करने वाले भी थे और ताकत के बल पे बात करने वाले भी एक दल था पूरा, जिसमें लाल पाल हम जिनको मोटे तौर पर गिनते हैं और भी थे। तो ऐसे तौर पर हम देखते हैं, तो ऐसे दो अलग अलग रास्ते से निकले, एक ही जगह से थे, एक ही उद्देश्य के लिए थे, तो दोनों के रास्ते अलग थे, क्योंकि अपनी अपनी सोच थी उनकी। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर अपनी सोच बनाई थी, इस आधार पर उनका मानना था। सर जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो एक रेफरेंस ये भी आता है कि हिंदू महासभा जो थी वो भी कांग्रेस से ही निकली थी। मतलब कुछ जगहों पर मैंने पढ़ा, उसमें लिखा था कि कुछ लोगों की आइडियोलॉजी कांग्रेस में हिंदुत्व को लेकर थी, तब उन्होंने वहाँ से अलग होकर हिंदू महासभा का निर्माण किया था। इसके ये क्या था मतलब पूरा का? मैं इस पे आऊंगा। इस हाँ। बीच में मेरे से 2-3 चीजें और छूट गई जो जी। जानना जी, जी। जरूरी है, अब सब दर्शकों को भी जानना हाँ। जरूरी है, वो माफीनामे से समझ। हाँ हाँ जैसे मैंने शिवाजी महाराज का जिक्र जी। किया, ऐसे ही 2 क्रांतिकारी हैं जिनका नाम आता है अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल। जी। इन्होंने भी माफी मांगी अंग्रेजों से। अच्छा। फिर एक नाम आता है सचिंद्र नाथ सान्याल का, वो भी काला पानी में थे और वो भी माफी मांग करके वहां से बाहर आए। और स्वयं गांधी जी, उनने माफी तो नहीं मांगी, लेकिन उनको जो सजा हुई वो उनकी बीमारी के कारण 2-4 महीने में ही खत्म कर दी गई। लेकिन गांधी जी के बारे में ये तथ्य जानना जरूरी है कि वे सार्जेंट के रूप में ब्रिटिश की ओर से युद्ध में सहभागी हुए। ये कब हुआ सर? प्रथम विश्व युद्ध में वो सहभागी हुए और इसी के लिए उन्हें विक्टोरिया क्रॉस की उपाधि दी गई। ये उस समय सबसे उच्च उपाधि थी। केसरे हिंद विक्टोरिया क्रॉस की उपाधि दी गई। उन्होंने वहाँ घायलों की सेवा की थी, मदद की थी। ब्रिटिश आर्मी की तरफ से वो शामिल हुए थे सार्जेंट के रूप।
जो लोग सावरकर पर प्रश्न उठाते हैं हाँ कि सावरकर ने ब्रिटिश सेना में भारतीय युवकों को भर्ती करने के लिए आह्वान किया। हाँ स्वयं गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए भारतीय युवकों से अनुरोध किया था कि आप अधिक से अधिक ब्रिटिश सेना में भर्ती हों, ताकि ब्रिटिश, उनको लग रहा था कि ब्रिटिश जीतेंगे तो और हम जो उनका सहयोग करेंगे उससे वो दयालुता आएगी और वो हमको स्वतंत्रता दे करके चले जाएंगे। उद्देश्य अच्छा था, पवित्र था। महात्मा गांधी का भी, ऐसे ही सावरकर का भी पवित्र था। उनको मालूम था, उन्होंने 1947 में जिस प्रकार का वातावरण था, उन्होंने 37 में जिस प्रकार का वातावरण था, उन्होंने देख लिया था कि जब आज़ाद होगा भारत तो उसको अपनी सेना चाहिए होगी और बहुत सारी स्थितियां ऐसी बनेंगी, तब उन आक्रमणों को रोकने के लिए उस प्रकार के प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता होगी। इसलिए उन्होंने इस अभियान को, जिसकी प्रशंसा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी की इस काम की उनके। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं। एक आजकल बहुत चर्चा में रहने लगा है जी पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाभा प्रकरण, जिसमें नाभा में उनको बंदी बनाया गया था, 2 साल की सजा हुई थी, जिसके खिलाफ उन्होंने अपील दायर की। उनके पिताजी अपने उच्च संपर्कों का उपयोग करते हुए मोतीलाल नेहरू जी हाँ वायसराय तक गए और उनको जिसको कहते हैं उन्होंने बॉन्ड भरा। ऐसे है तथ्य ये हैं। मैंने पढ़ा है ये। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी कभी नाभा गए नहीं गए। आंदोलन में सहभागिता करने के लिए। ये भी तथ्य है, इसको भी ध्यान में रखना। हाँ। लेकिन इसके आधार पर आप पंडित जी को बुरा भला तो नहीं कह सकते। भाई, देश काल परिस्थिति में जो निर्णय उचित लगता है वो लिया जाता है, वो उन्होंने लिया। उस समय का कैसा एनवायरनमेंट था उसको भी ध्यान में रखना उस समय की आवश्यकता क्या थी, हाँ। उसके आधार पर उन्होंने वो निर्णय लिया। ऐसे ही सावरकर ने बहुत सारे निर्णय लिए। तो माफीनामा, याचिका लगाना, ये सब तत्कालीन विषय होते हैं और वो निर्णय करने, हम किस परिस्थिति में किस दिशा में जाना है उसके लिए उपयोग करते आए हैं, पहले से किया है। भगवान श्री कृष्ण, हाँ हमारे यहाँ तो युद्ध में पीठ दिखाना अपराध माना जाता है, उसका सम्मान नहीं रह जाता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को मालूम था कि इसको मैं ऐसे ही हरा सकता हूँ। इसको, एक वो राजा था जो सोया पड़ा था, हाँ, हाँ। उसे नेत्र खोलते ही भस्म हो जाते थे, वो उसको ललकारने के बाद भाग गए। इसलिए उनका नाम पड़ गया रणछोड़। रणछोड़। तो क्या कहेंगे, कह रहे ये तो बहुत कायर आदमी था। परिस्थिति कैसे के- भगवान है आपके परिस्थिति के कायर हिसाब थे? से। कृष्ण युद्ध की भूमि छोड़ करके ललकार करके सामने हाँ। वाले को भाग गए। भाई इसको हम किस रणनीति आधार, कहेंगे। हाँ रणनीति है, हाँ। किस आधार पर मैं इसको पराजित कर सकता हूँ, उसके आधार पर उन्होंने वो किया। सर हम वही वापस आते हैं गांधी जी और सावरकर के ऊपर, इनके रिलेशन के बारे में हम बात करेंगे सर। इनके रिलेशन के बारे में हाँ। मोटी मोटी बात मैंने आपको बताई बता कि दी। कैसा आत्मीय संबंध लेकिन था। क्योंकि सर इसके बाद एक रेफरेंस और मिलता है कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी उसमें सावरकर जी जो थे वो मुस्लिम लीग के साथ जुड़ गए थे। कई जगह पर ये बात मैंने पढ़ी बहुत सुंदर। है ना कि ये दोनों साथ आ गए थे क्योंकि इनको कहीं ना कहीं कांग्रेस से उपेक्षित किया जा रहा था और इनने क्विट इंडिया मूवमेंट का साथ नहीं दिया था। वो क्या है सर? एक आपका पिछला प्रश्न फिर इस हाँ बिल्कुल साथ सर में। बिल्कुल। पिछले प्रश्न में आपने पूछा था कि हिंदू महासभा कांग्रेस से ही जी। निकली थी। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। फिर ऐसा तो आप कहेंगे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी संघ से ही निकला है, कांग्रेस से हाँ। निकला था। हाँ वो जो थ्योरी चलती है ना कि नाथूराम गोडसे संघी था, हाँ तो हाँ वो फिर इस बात के आधार पर आप, हाँ, अगर वो थ्योरी को मानते हैं तब हम कह सकते हैं कि संघ भी कांग्रेस का है हाँ और हिंदू महासभा भी कांग्रेस की है और बाकी सब भी कांग्रेस का, मुस्लिम लीग भी कांग्रेस की। हाँ क्योंकि सब क्या था उस समय, कांग्रेस की जो स्थापना हुई उसको लेकर के बहुत अलग अलग चरण है। कांग्रेस को ध्यान में रखेंगे हम, उसका अध्ययन करेंगे तो अलग अलग चरण है उसके। 1985 में जब उसकी स्थापना हुई तो एक अंग्रेज अधिकारी उसके अध्यक्ष, 1919 1800 सॉरी जी। माफ कीजिएगा, हाँ 1885 में जब उसकी स्थापना हुई तो उसके जो संस्थापक। संस्थापक थे वो एक अंग्रेज अधिकारी थे। हाँ। वही अंग्रेज क्यों भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करेगा और एक ऐसा मंच बनाएगा, और उसके बाद कई वर्षों तक अंग्रेज अधिकारी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। उस समय के जो विद्वान लोग थे उन्होंने इसका विश्लेषण करते हुए, कांग्रेस की जन्म का विश्लेषण करते हुए कहा कि ये सेफ्टी वॉल्व के रूप में अंग्रेजों ने इसको इवॉल्व किया। सेफ्टी वॉल्व के रूप में। सेफ्टी वॉल्व। जी। 1857 की क्रांति के बाद देश में स्वतंत्रता के लिए एक अप्रतिम वातावरण बन गया था, अद्भुत वातावरण बन गया था। भले ही वो उस समय हम असफल रहे, लेकिन उसके बाद एक गजब की जन जागृति आ चुकी थी। अंग्रेज डर गए थे कि वापस से इस प्रकार का संगठित प्रयास न शुरू हो जाए। इसलिए जो पॉलिटिकल मूवमेंट खड़े हो रहे हैं या जो राजनीतिक चेतना आ रही है उसको कैसे फुस किया जाए, उसकी हवा कैसे निकाली जाए, इसलिए वो सेफ्टी बिल को
में से गैस निकालने के लिए काम जो करता है। तो उन्होंने वो कांग्रेस की स्थापना की और बोले क्या हो इस पे राजनीति करो, यहाँ से जुड़ जाओ और जो सरकारें अंतरिम सरकारें बनेंगी या स्थानीय प्रांत की सरकार है उनमें सहभागिता करो और अपनी मांगें ब्रिटिश सरकार के सामने रखो। तो लंबे समय तक कांग्रेस अंतरिम सरकारों में सहभागिता करती ही नजर आती है। 1929 में पहली बार कब 1929 1885 से लेकर 1929 तक बहुत लंबा कालखंड 44 साल ही हो गए सर। 1929 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित होता है। 1929 में पहली बार कहा कि हमको पूर्ण स्वराज्य चाहिए, उससे पहले स्वराज्य की बात ही नहीं थी। और ये विचार सबसे पहले अगर दिया भारत को पूर्ण स्वराज्य का तो वीर सावरकर ने दिया। 1906 में विदेशी कपड़ों की होली जलाने का पहला काम किया तो वीर सावरकर ने किया। जब महात्मा गांधी आए, महात्मा गांधी के आने के पहले कांग्रेस का एक अलग स्वरूप था। महात्मा गांधी जी आए, उन्होंने कांग्रेस को एक अलग ढंग से इवॉल्व किया, उसको एक राजनीतिक मंच बनाया। उन्होंने पहले पूरे भारत का भ्रमण किया और इसको सही मायने में देश की स्वतंत्रता का एक मंच बनाने के रूप में इसको विकास किया। लेकिन उनको भी 1915 में वो भारत आते हैं और उसके बाद फिर कांग्रेस में धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करते हैं। उसके बाद बहुत बात जब सब तरफ से दबाव आता है तब जाकर के 1929 में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित होता है। और उससे पहले 1920 के आसपास यही कांग्रेस इसी में एक प्रस्ताव इस बात के लिए भी आया था कि क्रांतिकारियों के लिए निंदा प्रस्ताव रखा गया था। हाँ, निंदा प्रस्ताव, जिसका विरोध डॉक्टर हेडगेवार ने किया था। उनके पास उस अधिवेशन की व्यवस्था संबंधी जिम्मेदारी थी। उन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया कि ये नहीं होने देंगे, क्रांतिकारियों के निंदा प्रस्ताव नहीं रख सकते हम। सर निंदा प्रस्ताव के बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा कि उसमें क्या कुछ क्रांतिकारियों की गतिविधियों के विरोध था कि इस प्रकार की गतिविधियां मतलब एक तरह से उनको डेमोरलाइज करना, क्रांति गतिविधियों को डेमोरलाइज करना, हतोत्साहित करना युवाओं को ताकि वो क्रांति से न जुड़े। ठीक है, क्रांतिकारियों के लिए कोई सपोर्ट सिस्टम विकसित ना हो, इसके लिए वो उसको हम ऐसे देख सकते हैं। जी खैर, तो वो तो बाद में खारिज हो गया, उस पर बात खत्म हो गई। तो गांधी जी ने कांग्रेस को एक राजनीतिक मंच बनाया देश की स्वतंत्रता की लड़ाई का। इसके साथ बहुत सारे विभिन्न प्रकार के विचार के लोग जुड़े। हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे मदन मोहन मालवीय भी जुड़े। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो बाद में कांग्रेस से अलग हो गए, अपनी फॉरवर्ड पार्टी बनाई, वो भी इसके साथ रहे, अध्यक्ष भी रहे वो तो इसके। जी, ऐसे ही डॉक्टर हेडगेवार जिन्होंने बाद में संघ की स्थापना की, वे भी बड़े नेता थे नागपुर के कांग्रेस के। और उनके जब जेल से छूट के आए, उनको जेल भी हुई 2 बार देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में सहभागिता करते करते। तो एक बार जो छूट के आए तो मोतीलाल नेहरू जी उनके स्वागत सम्मान में भी पहुंचे थे जो नागपुर में आयोजित हुआ था। तो ऐसे करके विभिन्न प्रकार के लोग वो कांग्रेस से जुड़े थे। अलग अलग आइडियोलॉजी थी, अलग अलग दृष्टिकोण था, अपने अपने ढंग से वो सोचते थे। इसलिए ये एक तरह से उस समय स्वतंत्रता का लड़ाई का एक साझा प्लेटफॉर्म था। ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी उस समय जी, आज की तरह। तो एक साझा मंच था जो लोग अपने अपने विचार थे जुड़ते थे, सब अलग अलग विभिन्न प्रकार के विचार के लोग जुड़ते थे। तो अतिवादी मुस्लिम भी थे, जिन्ना भी कांग्रेस में रहा। हाँ, उनके साथ दूसरे लोग गए, वो भी कांग्रेस में थे। तो ऐसे अलग अलग प्रकार थे। तो उनमें से फिर जब उनको लगा कि ऐसे नहीं, ये रास्ता ठीक नहीं, हिंदू महासभा के लोगों की स्थापना करने वाले लोगों को लगा कि ये मुस्लिम अपीजमेंट बहुत करते हैं, तो फिर उन्होंने भाई हिंदुओं की चिंता कौन करेगा, हिंदू भी इस देश का मूल निवासी तो हिंदू ही है, तो उसकी चिंता कौन करेगा। तो फिर उन्होंने अपनी धारा अलग की और हिंदू महासभा का गठन हुआ, अलग उसकी धारा चलती है। तो जब मुस्लिमों को लगा कि हाँ हमको अलग राष्ट्र चाहिए, तो वो उन्होंने अपनी अलग मुस्लिम लीग बनाई। तो ऐसे अलग अलग लोगों ने निकल करके अपने अपने राजनीतिक मंच भी बाद में खड़े किए। तो ऐसे, लेकिन हम उनको ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस का निकले, कांग्रेस का हिस्सा नहीं रहे। वो कांग्रेस में काम करते थे वो लोग। जनसंघ की स्थापना करने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी एक लंबे समय तक कांग्रेस में रहे। उसके बाद वो हिंदू महासभा के नेता बने और वो गए। दूसरा प्रश्न आपने कहा कि 1940 के आसपास हिंदू महासभा ने मुस्लिमों के साथ, मुस्लिम लीग के साथ गठजोड़ किया। ये सच को छूते हुए बोला जाने वाला झूठ है। कई झूठ क्या होते हैं कि वो सफेद होते हैं, यानी उनके नीचे कोई आधार नहीं होता। कुछ झूठ होते हैं जिनमें कुछ बात
पक्की रहती ग्रे एरिया सर हम हाँ कुछ तो है हाँ हाँ लेकिन वो पूरा सच नहीं है। अच्छा तो ये उसी तरह का झूठ था। मैं अभी आपको एक ताज़ा उदाहरण जी देता हूँ, मध्य प्रदेश का उदाहरण देता हूँ। मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार, पिछले चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिला, कांग्रेस को भी नहीं मिला, भाजपा को भी नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस की सीट ज़्यादा थी। उनने निर्दलीय और दूसरी पार्टियों का समर्थन लेकर के सरकार बना ली, लेकिन वो सरकार ज़्यादा दिन चली नहीं। उनके एक नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी वो अपने साथियों के साथ बगावत करके अलग हो गए और भाजपा में शामिल हो गए और उन्होंने नई सरकार बना ली। एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण महाराष्ट्र की है, जहां एकनाथ शिंदे शिवसेना से बगावत करके अलग हुए और भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना ली। तो इसको क्या हम ये कहेंगे, ये जो मध्य प्रदेश की सरकार है कि मध्य प्रदेश ने कांग्रेस के साथ मिलकर, भाजपा ने कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनाई, कहेंगे क्या आप? नहीं नहीं ऐसा ही ठीक हुआ 1939-40 में। जी बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी, अराजक स्थितियां थी। 1940 के आसपास किस प्रकार की भयावह स्थितियां पश्चिम बंगाल में हुआ करती थी, मुस्लिम अतिवादी किस प्रकार से हिंसक थे, उसको पढ़ना है तो अभी एक ताजी पुस्तक आई है, हे राम, प्रखर श्रीवास्तव की। उसमें सावरकर जी की भूमिका, महात्मा गांधी जी की हत्या, ये सारे विषय भी बहुत अच्छे से आए हैं, तथ्यों के आधार पर आए हैं, वो सब इसमें मिलेंगे, तो वो देखना चाहिए। तो बंगाल की उन स्थितियों को ध्यान में रख करके हिंदू महासभा को लगा कि अगर मुस्लिम लीग सत्ता में बनी रही तो ये पूरा जो है नाश कर देगी राज्य का भी और हिंदू समाज का भी। अराजक स्थितियां और सांप्रदायिक तनाव इतना फैल जाएगा कि फिर बाद में समेटना मुश्किल होगा। तो हिंदू महासभा ने उस समय की कृषक पार्टी को भी ऑफर दिया कि आप आ जाओ, साथ में मिल करके इसको हटाते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं। कांग्रेस से भी आह्वान किया, लेकिन सबने उनको मना कर दिया। तब मुस्लिम लीग में उस समय एक नेता हुआ करते थे जो उस समय मुस्लिम लीग के मुख्यमंत्री थे पश्चिम बंगाल के, फजलुल हक। फजलुल हक की स्थिति भी मुस्लिम लीग में साइडलाइन होने लगी थी, डालम डोल सी थी हाँ। जी तो हिंदू महासभा ने उनको कहा कि तुम मुस्लिम लीग की सरकार बंद करो, हमारे साथ आ जाओ, हम तुमको मुख्यमंत्री बना देंगे। तो उन्होंने फजलुल हक से मुस्लिम लीग की सरकार बर्खास्त करवाई, उनको लेकर के आए, उनके नेतृत्व में सरकार बनाई, जिसे फजल हक और मुखर्जी गठबंधन भी कहा जाता है। और इसको किसने लिखा, इस पे शोध भी हुआ है, तो अच्छा रेफरेंस मैं आपको देता हूँ, मणिशंकर अय्यर जी हाँ जिनको कुख्यात हाँ गालियां देने के सर वो तो लिए गायब हुए हैं गायब हो गए सिनेरियो से। जी उनकी बेटी है सना अय्यर, जी उन्होंने बाहर से पढ़ाई की अपनी, वहाँ उन्होंने शोध किया। उनके शोध का विषय था विपरीत विचार के लोग मिल करके जब सरकार बनाते हैं तो कैसे चलती हैं, क्या उनके कॉमन प्रोग्राम होते हैं, इस पे उन्होंने काम किया। उसमें इस प्रसंग का जिक्र आता है। किसी और ने किया होता तो कह सकते थे कि अपनी कहानी सुना, बिल्कुल ठीक, लेकिन सना अय्यर ने कहा इस पूरे घटनाक्रम जैसे मैंने बताया वैसे कि उन्होंने हिंदू महासभा ने इन लोगों से प्रयत्न किया सरकार बनाने के लिए, उनको नहीं मिला, तब उन्होंने फजलुल हक को निकाला मुस्लिम लीग से, अपने साथ किया और सरकार बनाई। तो इसको हिंदू और मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा मुस्लिम लीग का गठजोड़ कहेंगे। हिंदू वही हो गया, गठजोड़ की सरकार ग्रे एरिया ही आ गया। बस, क्योंकि हाँ। वो मुस्लिम लीग बैकग्राउंड का नेता था, हाँ। विवादित नेता भी हाँ। था, ऐसा नहीं कि वो कोई भला नेता था, विवादित भी था, तो लेकिन ये मुस्लिम लीग के साथ गठजोड़ नहीं था। दूसरा, 1937-39 के आसपास कई प्रांतों में चुनाव हुए, तो कई प्रांत ऐसे थे जहां मुस्लिम लीग का वर्चस्व था, तय था कि यहाँ मुस्लिम लीग की सरकारें बनेंगी, क्योंकि मुसलमान उस समय भी मुस्लिम लीग को ही वोट दे रहा था। ठीक तो मुस्लिम लीग की सरकारें बनेंगी, ना कांग्रेस की बनेगी ना किसी की, क्योंकि मुसलमान पूरी तरह से मुस्लिम लीग के साथ था, अधिकांश अधिक गिने चुने को छोड़ दें तो। तब सावरकर ने कहा कि हिंदू हित की बात कौन करेगा, इसलिए हिंदुओं को मुस्लिम लीग में शामिल होकर के चुनाव लड़ना चाहिए, उनके मैंडेट पे लड़ना चाहिए और सरकार में पहुंचना चाहिए। जितने लोग पहुंचेंगे वो अपने कम से कम हिंदुओं की बात तो रख पाएंगे उस सरकार में, अगर पहुंचेंगे नहीं तो कैसे बात रख पाएंगे, इसलिए उन्हीं के मैंडेट पे चुनाव लड़ करके आप जाइए। ठीक है। देखिए सर, यहाँ से फिर एक वो बात आती है कि जनसंख्या हम अभी बात करेंगे, फिर यहाँ से पूरी एक कहानी निकली कि हिंदू महासभा की। सर यहाँ से फिर आरएसएस कैसे आया?
आरएसएस 1925 में विजयदशमी के शुभ प्रसंग पर उसकी स्थापना हुई। डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस के बड़े नेता थे, राजनीतिक अनुभव भी था, प्रखर क्रांतिकारी भी थे। कलकत्ता में मेडिकल की पढ़ाई करते समय वो अनुशीलन समिति, जो क्रांतिकारियों की प्रसिद्ध समिति थी, संगठन था, उसमें जुड़े और बहुत क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। स्कूल में जब पढ़ते थे तब से वो ध्यान में आता है प्रसंग हमको। जब हीरक जयंती मनाई जा रही थी ब्रिटिश रानी की, तब उन्होंने वो स्कूल में मिठाई बट रही थी बच्चों की, तो ये कहते हुए मिठाई फेंक दी कि ये मिठाई मैं नहीं खा सकता क्योंकि विक्टोरिया हमारी रानी नहीं है। नहीं है। फिर एक और घटनाक्रम होता है जिसमें ये प्रतिबंध लगाया गया कि वंदे मातरम का उद्घोष नहीं किया जाएगा। तो एक अंग्रेज अधिकारी स्कूल के इंस्पेक्शन के लिए आया, निरीक्षण के लिए आया। तब जो है डॉक्टर हेडगेवार उस स्कूल में पढ़ते थे, उन्होंने अपने साथियों को इकट्ठा किया, रणनीति बनाई कि हम इसका विरोध करेंगे वंदे मातरम का नारा लगा करके। जैसे वो अधिकारी निरीक्षण पे आया, सबने जोर से वंदे मातरम का नारा लगा के उसको चिढ़ा दिया। हाँ। उसके बाद वो स्कूल सस्पेंड हुआ, बच्चे सस्पेंड हुए, बहुत प्रेशर डाला, किसने ये योजना बनाई, किसी बच्चे ने नाम नहीं लिया। अंत में फिर बहुत सारी बातें हुई तो आगे कहानी बढ़ गई। तो ऐसे प्रखर जो शुरू से ही बचपन से ही देशभक्त थे, वैसे वो क्रांतिकारियों के साथ जुड़े। फिर बाद में उनको अनुभव आया कि सिर्फ क्रांति के आधार पर देश स्वतंत्र नहीं हो सकता, राजनीतिक चेतना भी जरूरी है। तो कांग्रेस में आकर के काम किया। 1921 में जब आंदोलन हुआ कांग्रेस की ओर से, वो आंदोलन में सहभागी भी हुए। अपने प्रखर भाषण के कारण से जेल में भी जाना पड़ा उनको, और जेल से जब बाहर आए तो वो नागपुर में उनके सम्मान में स्वागत समारोह भी आयोजित हुआ। तो राजनीतिक अनुभव भी उन्होंने प्राप्त कर लिया कांग्रेस के साथ काम करते करते। फिर बाद में उनको ये ध्यान आया, शिवाजी महाराज का जीवन चरित्र भी उनका अध्ययन उन्होंने किया, तो उनको ध्यान में आया कि इस देश पर बार बार आक्रमण क्यों होते हैं, बार बार आक्रमण आते हैं, बाहरी शक्तियां आकर के यहाँ के शासन सूत्र अपने हाथ में ले लेती हैं, इसका स्थायी समाधान क्या है। तब उनको ध्यान में आया कि इस देश का ये सब समस्याएं तब रुकेंगी जब यहाँ का जो सोया हुआ समाज है, यहाँ का जो मूल समाज है, जो सावरकर ने कहा जो इसको पितृभूमि मातृभूमि मानता है, कर्म भूमि मानता है, उस समाज की चेतना को जगाया जाए, उसको इकट्ठा किया जाए, तब ये समाज एकजुट होगा, तब ये देश जो है हमेशा के लिए सुरक्षित होगा। और उनको ये भी ध्यान में आ गया था राजनीतिक आंदोलनों में सहभागिता करते करते कि देर सवेरे देश आज़ाद होना है, स्वतंत्र होना है, क्योंकि वो समय निकट है, ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन उस देश के स्वतंत्र होने के बाद की जो परिस्थितियां हैं उनको कैसे संभाला जाएगा, उसकी तैयारी, उसकी तैयारी। तो ये समाज अगर जागृत हो गया, ये समाज चेतनापूर्ण हो गया, तो फिर समाज सारी व्यवस्थाएं ठीक चलती हैं। तो उन्होंने देखा कि हिंदू समाज आज की स्थिति में, जब वो थे तब कहा जाता था, चुटकुले चलते थे कि उस समय में 4 हिंदू एक साथ नहीं चल सकते, वे 4 एक साथ तभी चलते हैं जब 5वां उनके कंधे पर होता है। ये भी कहा जाता था कि हिंदुओं को एकजुट करना मतलब मेढकों को एक तराजू में तौलने के बराबर है। तो ऐसे तमाम प्रकार के चुटकुले हिंदुओं की एकजुटता को लेकर होने वाले प्रयत्नों पर किए जाते थे। तब उन्होंने कहा कि मैं हिंदू हूँ और ये हिंदू राष्ट्र है, मैं हिंदुओं को संगठित करके रहूंगा। जी। तो उन्होंने संघ की स्थापना की विजयदशमी के अवसर पे। धीरे धीरे 8-9 लोगों के साथ उन्होंने ये काम प्रारंभ किया। फिर चूंकि वो बहुत सम्मानित नेता थे, तो उनका प्रभाव बहुत था, तो उनके साथ बहुत सारे लोग आए। फिर उन्होंने अलग अलग प्रांतों में लोगों को भेजा संघ का काम खड़ा करने के लिए। तो ऐसे करके संघ की जो स्थापना है वो होती है, उस संघ का काम प्रारंभ होता है। संघ के बारे में अक्सर ये कहते हैं कि संघ के स्वयंसेवकों ने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, संघ ने कोई सहभागिता नहीं की। मतलब रोल ऑफ आरएसएस इन इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ये भी सफेद झूठ है। आज भी बहुत सारी गतिविधियां, मूवमेंट चलते हैं, संघ किसी मूवमेंट में हिस्सा नहीं लेता। हाँ संघ का एक ही काम है, शाखा लगाना जी, और व्यक्ति निर्माण करना। वे व्यक्ति विभिन्न समाज में होने वाली गतिविधियों में देश और समाज के हित के लिए जितने प्रकार के काम होते हैं उन सब में वो सहभागिता करते हैं। उस समय भी संघ ऐसा ही था। संघ का एक ही काम था, शाखा लगाएंगे, हिंदू समाज को इकट्ठा करेंगे, हम राजनीतिक मूवमेंट में ऐसे संगठन के नाते भाग नहीं लेंगे, लेकिन व्यक्ति के नाते तो ये करना है। क्यों करना है? क्योंकि संघ की उस समय की जो प्रतिज्ञा थी, उस प्रतिज्ञा की लाइन क्या थी? उस प्रतिज्ञा की लाइन थी, हम सब संघ के स्वयंसेवक प्रतिज्ञा करते हैं कि हिंदू राष्ट्र को परकीय तंत्र से मुक्त कराने के लिए ये शपथ लेते हैं।
स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करेंगे, ये शपथ लेते हैं। उस समय की संघ के स्वयंसेवक ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि संघ के हमने कोई स्वतंत्रता के प्रयास नहीं आंदोलन में किया। कोई भाग नहीं। जो प्रतिज्ञा करेगा वो काम नहीं करेगा उस विचार उस काम के लिए। मैं किसी काम की प्रतिज्ञा करूंगा उसके लिए काम नहीं करूंगा। हाँ, तो संघ स्वयं डॉक्टर साहब ने भाग लिया। 1929 में एक बैठक हुई संघ चालकों की। हाँ, उसमें उसी समय महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा की। उसी समय उस बैठक में इस आंदोलन को बिना शर्त अपना समर्थन देने की का प्रस्ताव पारित हुआ, सहमति बनी। और ये संघ के इतिहास में पहली बार हुआ जब संघ के सरसंघचालक यानी सबसे सर्वोच्च पद पे जो है, जैसे आज मोहन भागवत जी, तो उस समय डॉक्टर हेडगेवार जी थे, उन्होंने अपना दायित्व छोड़ा, अपने मित्र डॉक्टर परांजपे को सरसंघचालक बनाया और अपने उस समय के प्रसिद्ध कुछ बड़े कार्यकर्ताओं के साथ उस आंदोलन में सहभागिता की और यवतमाल, पुसंद इस तरफ गए मार्च करते हुए। जब वो निकले थे तब उनके साथ 1000-2000 आदमी थे। जब तय स्थान पर सत्याग्रह स्थल पर पहुंचे तो उनके साथ 10,000 की भीड़ थी और उन्होंने उस भीड़ को संबोधित किया। और उसके बाद उनके भाषण के आधार पर उन्होंने बहुत सुंदर एक कहा कि जो मुझे कुछ करना पड़ेगा इस देश की स्वतंत्रता के लिए करूंगा। अंग्रेजों के बूट पॉलिश करने पड़े या उस बूट को निकाल करके अंग्रेजों की चांद लहूलुहान करनी पड़े, हाँ, जो भी करना पड़ेगा इस देश की स्वतंत्रता के लिए वो मैं करूंगा। ये कौन कह रहा है? संघ के संस्थापक। कब कह रहे हैं? 1930 में। किस समय? गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में सहभागिता करने के लिए जब वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ गए। जी, तो ऐसे बहुत सारे आंदोलनों में संघ के स्वयंसेवकों ने सहभागिता की। चिमूर में आंदोलन हुआ जिसका रेडियो बर्लिन से प्रसारण भी हुआ। वो उस आंदोलन का नेतृत्व कांग्रेस और वहाँ के स्थानीय संघ के नेताओं ने नेतृत्व किया और बहुत सारे कार्यकर्ता उस समय जेल में गए। तो क्या कहेंगे आप इसको कि संघ के लोगों ने, संघ के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन में हिस्सा नहीं सर फिर इसको हम लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन कहें या फिर इस बारे में कभी कोई बात ही नहीं करता? हाँ, क्योंकि मतलब आज की तारीख में तो यही एक बात है कि भैया नहीं, संघ ने तो कुछ नहीं किया था। हाँ, इसको लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं। जानबूझकर छुपाए गए तथ्य हैं। हाँ, क्या है कि कुछ लोगों का वर्चस्व रहा एक समय तक, संचार माध्यमों पर एक समय तक वर्चस्व। अब आने लगी है बातें। हाँ, क्या हुआ कि जैसे आप हाँ, अपना स्वतंत्र काम कर रहे हैं, जी। किसी के दबाव में नहीं, आपको जो अच्छा लगता है आप लोगों के सामने वो चीज़ लेकर के आते हैं। तो डिजिटल मीडिया के आने के बाद से ऐसे अनेक माध्यम विकसित हुए जो वास्तव में जिन्होंने संचार के क्षेत्र में लोकतंत्र की स्थापना की है। नहीं तो एक ज़माना ये था कि अखबार में क्या पढ़ा जाएगा ये 4-5 लोग संपादक तय की करते। टोली वो तय करती थी कि क्या छपना है क्या नहीं छपना है, कौन सी सूचना जानी है, किस ढंग से जानी है, कैसे जानी है, वो लोग तय करते थे। अब डिजिटल दुनिया में आने के बाद ये बात बाहर आना और फिर एक लंबे समय तक संघ भी इन सब पचड़ों में पड़ता नहीं था। लेकिन अब संघ पे शोध कार्य भी हो रहे हैं, संघ को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं भी हैं, लोग उत्सुक भी हैं संघ को जानने के लिए बड़ी संख्या में। तो संघ के माध्यम से भी बहुत सारी चीजें अब सामने आने लगी हैं। मैं आपको एक और तथ्य बता दूं। जी। संघ स्वतंत्र भारत की स्वतंत्रता को लेकर के संघ का क्या ध्येय था और संघ का किसी राजनीतिक दल से भी विरोध नहीं था। किसी राजनीति के विरोध में संघ का जन्म नहीं हुआ, किसी प्रतिक्रियावादी रूप में संघ का जन्म नहीं हुआ। संघ का जन्म एक सकारात्मक सृजनात्मक काम के लिए हुआ। मतलब राजनीति के तरफ जाने का उनका कभी उद्देश्य था ही नहीं। इस चीज को हम यही स्थापित करके खत्म कर देते हैं। हाँ। कि भाई राजनीति के लिए आरएसएस का कभी निर्माण कभी नहीं हुआ। 1948 में जब संघ पर प्रतिबंध लगाया गया उसके बाद जनसंघ की स्थापना हुई। वो भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी आकर के संघ के उस समय के सरसंघचालक गुरुजी से मिले। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति के क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ। तब भी उन्होंने कहा कि भाई राजनीति के क्षेत्र में काम करने का निर्णय हमने कभी नहीं लिया, हम तो सांस्कृतिक सामाजिक संगठन ऐसे क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। क्योंकि इस चीज के ऊपर सर एक बात और बोली जाती है कि जब महात्मा गांधी जी की हत्या हुई और आरएसएस के ऊपर आरोप लगे तब नेहरू जी ने कहा था कि आरएसएस को मुझे खत्म करना है और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था कि नहीं, इसमें सभी लोगों की संलिप्तता नहीं है, गलती जरूर हो सकती है लेकिन इसको खत्म नहीं करना है। तब इनके ऊपर एक कंडीशन, मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि तब इनके ऊपर कंडीशन लगाई गई कि आप राजनीति में नहीं आए। संघ उससे पहले भी राजनीति वही में मैं भाग बोल रहा हूँ लेता कि वो था। तो पहले बताइए मुझे। हाँ 1948 से पहले संघ किस प्रांतीय सरकार में हिस्सा रहा? किसी में नहीं रहा। कांग्रेस रही। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के भी सरकारें बनाई थी हाँ हाँ हाँ। आज स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद भी केरल में। खैर,
वो एक अलग विषय, छूट गया वो तो पीछे। तो संघ का राजनीति में आने का कोई उद्देश्य नहीं था, और संघ स्वतंत्रता को लेकर के कितना प्रयत्नशील था, ये कुछ उदाहरण मैंने बताया, जी। कुछ और आगे भी बताऊंगा, कुछ छूट भी जाएंगे मेरे से क्योंकि बहुत विषय बहुत बहुत बड़ा। ज्यादा है। हाँ। तो 1929 में जो जिक्र मैंने किया कि कांग्रेस के अधिवेशन में, राष्ट्रीय अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठी, और उन्होंने प्रस्ताव पारित किया कि हमको पूर्ण स्वराज्य चाहिए। और उसी अधिवेशन में कांग्रेस ने यह भी मांग की कि 26 जनवरी 1930 को देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इसीलिए हमारा जो संविधान लागू हुआ ना, वो बनने के बाद कुछ समय प्रतीक्षा की और 26 जनवरी को लागू किया, क्योंकि उस समय हमने स्वतंत्रता दिवस घोषित किया था अपना जी। 1929 में कि 26 जनवरी हमारा स्वतंत्रता दिवस। इस निर्णय पर, कांग्रेस के निर्णय पर संघ ने हर्ष व्यक्त किया। डॉक्टर हेडगेवार ने अपने सभी शाखा केंद्रों पर चिट्ठी लिख करके सभी शाखा के प्रमुखों को चिट्ठी लिखी कि कांग्रेस का ये निर्णय बहुत अच्छा है, इसकी जानकारी नीचे नीचे तक पहुंचाई जाए, हम हर्ष व्यक्त करते हैं। और 26 जनवरी के दिन अपनी शाखा में ध्वज फहराकर, राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हम स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाएंगे। सर, कुछ एपिसोड्स की हम अगर बात करें, हमने सावरकर जी की जैसे बात करी, तो आपने सुभाष चंद्र बोस जी का जिक्र किया वहाँ पर, आपने महात्मा गांधी का जिक्र किया, आपने भगत सिंह का जिक्र किया, तो हम इनको अगर कुछ एपिसोड्स माने कि सावरकर जी के, सर एक रेफरेंस आता है कि सुभाष जी ने अपनी किताब द इंडियन स्ट्रगल में इसका जिक्र किया था, और उन्होंने कहा था कि मिस्टर जिन्ना और जो सावरकर जी है, इनसे हम लोग ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं कर सकते कि ये स्वतंत्रता के लिए कुछ करेंगे। ये एक ऐसी बात है। इसके साथ में क्योंकि एक और बात चलती है कि सुभाष चंद्र बोस जो थे वो सावरकर से इंस्पायर्ड नहीं थे। सर ये क्या है? क्योंकि इसका जब हम लोगों ने काउंटर रेफरेंस ढूंढा तो हमको नहीं मिला। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपने जो बात कही कि सुभाष चंद्र बोस और सावरकर के बीच में संबंध सही थे, तो फिर सर ये चीज़ तो उसको पूरा पूरा कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। ये वही बात हो गई ना, मैंने कहा हमको ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि उस समय सबके अपने अपने विचार थे और सब साथ में चल रहे हैं। सब साथ में चल रहे थे। जहाँ उनको असहमति थी, अपनी असहमति दर्ज कराते थे। ऐसे तो फिर कोई किसी के साथ नहीं था, सब एक दूसरे के विरुद्ध खड़े थे, ऐसा कह सकते हैं। जी। क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी के बीच में ठीक रिश्ते नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बीच में अच्छे रिश्ते नहीं थे। वो उनको कुछ कहते थे, वो उनको कुछ कहते वो तो थे। सर बहुत ही बड़ी लेकिन कंट्रोवर्सी। इसके बाद भी आजाद हिंद फौज में जवाहरलाल नेहरू का भी सम्मान रखा गया, जी। उनके नाम पर भी चीजों को किया गया। हाँ। ऐसे ही हम देखें तो अंबेडकर और गांधी जी एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे, हाँ। प्रतिद्वंदी थे, मतलब एक दूसरे के विपरीत ध्रुव थे। तो ऐसे छोटे मोटे कमेंट किसी संदर्भ में किसी ने कह दिया, तो उसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरह उन्होंने उनको खारिज किया। खारिज किया होता तो मिलने क्यों जाते। हाँ। सावरकर की प्रशंसा भी की, ऐसा नहीं है कि उनके बारे में ऐसा वक्तव्य दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सावरकर की प्रशंसा भी की सही मायनों में। एक अभी आपने डॉक्टर अंबेडकर जी का जिक्र किया, उसमें एक बात आती है, जैसे आपने कहा कि उन दोनों की विचारधारा भी सेम नहीं थी, लेकिन एक विषय था जिसपे कि दोनों साथ में काम कर रहे थे, वो था जातिवाद के खिलाफ, जिसमें कि सावरकर जी को लेकर भी कहा जाता है कि उन्होंने मंदिर की स्थापना करी थी, और इस चीज़ को अंबेडकर जी ने सराहा भी था। लेकिन वहीं पर अंबेडकर जी का फिर ये भी कहना था कि ये जो आप मंदिर बना रहे हो, कल से ये दलितों का मंदिर हो जाएगा, जिससे कि जो वर्ण व्यवस्था की हम पूरी बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो फिर वहीं पर कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगी कि ये एक सेपरेट मंदिर हो गया। तो यहाँ पर उन दोनों का वैचारिक मतभेद था, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों काम तो एक ही कॉज के लिए कर रहे थे, और इस चीज़ को लेकर भी कहीं कोई जिक्र नहीं होता। सावरकर जब रत्नागिरी में थे, उसके बाद उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ सामाजिक सुधार के बहुत बड़े प्रयत्न किए, जिनका जिक्र कोई करता नहीं है, और उस स्तर पे काम बहुत कम लोगों ने किया। सहभोज के आयोजन कराए, और अम्बेडकर जी ने उनके कामों की प्रशंसा की। अम्बेडकर जी ने बहुत अच्छी बात ये कही कि ये नहीं हो जाए कल को कि ये मंदिर जो आपने कहा कि ये मंदिर फिर दलितों का और सिर्फ दलित ही आए। तो सावरकर इस बात को लेकर के चिंतित थे। सावरकर ने वहाँ के जो तथाकथित सवर्ण समाज है उसको इस बात के लिए राजी किया कि एक ही मंदिर होगा, इसी मंदिर में सबने आना है। और विठल देव की जो दर्शन करने था, तो उस एक जो सामूहिक मंदिर था समाज का, उसी में लेकर के गए दलितों का, उसमें प्रवेश कराया। तो एक मंदिर भी स्थापित किया, उसकी जो है उसका पुजारी भी दलित को किया। ऐसा करने वाले भी सावरकर पहले आदमी हैं, क्योंकि इस बात में भी सर जिक्र नहीं है ना। होता है। सावरकर के बारे में इतने प्रथम जुड़े हैं ना कि हम जिक्र करेंगे तो बहुत सारा विषय इसी पे चले जाएगा। तो सावरकर ऐसे पहले आदमी है जिन्होंने एक अछूत को
उस समय जिनको अछूत कहते थे वैसे एक व्यक्ति को मंदिर का पुजारी बनाया। सर एक एपिसोड और इनकी लाइफ का है जो कि शायद आज की तारीख में बीजेपी या आरएसएस के लिए एक भूत की तरह बन चुका है, और वो है नाथूराम गोडसे। जब भी कहीं पर कंट्रोवर्सी की बात आती है और कीचड़ उछालने के लिए नहीं मिलता है, तो इसी कुएं से कीचड़ निकाला जाता है कि हाँ, इसको अब हम फेंक देते हैं इनके ऊपर। सर नाथूराम गोडसे के ऊपर हम बात करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं सावरकर जी के साथ इनको भी जोड़ा गया। सर सबसे पहले हम नाथूराम गोडसे की आइडियोलॉजी पे आते हैं कि उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, नाथूराम गोडसे की कोई खास ऐसा कोई विचार चिंतक के रूप में हमको नजर आते हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने कोई आइडियोलॉजी दी, प्रतिपादन किया कि ये मेरी आइडियोलॉजी है, ऐसा ऐसा उनका कोई ग्रंथ भी नहीं ध्यान में आता। जैसे सावरकर ने हिंदुत्व लिखा है ना, वैसा कोई ग्रंथ उनका ध्यान नहीं आता। तो ऐसे उनको हम उनकी क्या आइडियोलॉजी थी तो ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन कुछ लोग जबरदस्ती उनको संघ से जोड़ेंगे जी, मैं उस कीचड़ पर उछालने के लिए जी। कि भाई इनका नाम, मैंने वही कहा, फिर तो सबको संघी बना दो, हाँ सबको कांग्रेस ही बना दो ना। वो हम कनेक्शन जोड़ दो। जोड़ हाँ मैं पिछली बार उसका जिक्र किया। हाँ नाथूराम गोडसे ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि उसने संघ छोड़ दिया था बहुत पहले। जी। क्यों छोड़ दिया था? नाथूराम गोडसे एक समाचार पत्र का संपादन भी करते थे। उस समाचार पत्र में उन्होंने संघ के बारे में बहुत आलोचनात्मक टिप्पणियां की। दरअसल क्या था, जब भारत विभाजन की भूमिका बन रही थी, देश टू में नेशन थ्योरी की बात शुरू हो रही थी। शुरू हो गई थी जी। और दंगे मुसलमानों के द्वारा शुरू हो गए थे, कत्लो गारत शुरू हो गया था बंगाल से लेकर के सिंध में, और जहाँ जहाँ उनका वर्चस्व था वहाँ वहाँ जो कत्लो गारत उन्होंने की, उसके बाद वो जो है उसका दिमाग स्थिर नहीं, वो थोड़ा उग्र स्वभाव के था नाथूराम गोडसे। तो उनको लगा कि हिंदुओं को इसका मुकाबला करना चाहिए, तो कैसे करेंगे? तो उस समय हिंदुओं के संगठन के तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ख्याति हो चुकी थी, स्थापना हो चुकी थी कि संघ हिंदुओं का संगठन है। जी। जबकि संघ अपने आप को हिंदुओं का संगठन ऐसे पर्टिकुलर समुदाय का संगठन नहीं कहता, उसका नाम भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, राष्ट्रीय हिंदू संगठन नहीं है या हिंदू स्वयंसेवक संगठन नहीं है। मतलब ये हम कह सकते हैं कि उस समय नाथूराम गोडसे ने अलग होकर अपनी एक नहीं, नाथूराम गोडसे को मैं हाँ। वही आ रहा था, उसको लगा कि यार ये जो संघ है ना, जी। ये हिंदुओं के लिए काम करने वाला संगठन है, मैं इसको ज्वाइन करता हूँ। उसने ज्वाइन किया। संघ का काम है शाखा लगाता है, शाखा पे आना शुरू किया। जी। शाखा पे क्या होता है? खेल होते हैं, प्रार्थना होती है, नीति वाक्य सुनाए जाते हैं, अमृत वचन सुनाए जाते हैं, गीत होता है, और मार्च का अभ्यास करते हैं, यानी कदम पथ संचलन जो संघ के निकलते हुए आपने देखा हाँ, है, हाँ। उसके लिए वो अभ्यास करते हैं कदम मिलाने का। ये संघ के शाखा की मोटे तौर पर गतिविधियां हैं। जी। इसके अलावा एक आध दो ऊपर नीचे कोई गतिविधि जुड़ जाती है, व्याख्यान जुड़ जाएगा किसी उत्सव के दिन, या कोई विशेष पर्व होगा तो उस दिन उद्बोधन जैसी कुछ चीजें जुड़ जाएंगी। लेकिन नियमित तौर पर खेल, व्यायाम, गीत, अमृत वचन, ये सब शाखा की गतिविधियां, और कोई भी जाकर के इस सबको देख सकता है। संघ की शाखाएं खुले मैदान पे लगती रही है शुरू से लेकर के अभी तक। तो वो गया, तो उसने देखा ये तो कुछ करते नहीं है, ये संघ वाले तो कुछ नहीं करते, तो खेल खिला रहे हैं और पीटी करा रहे हैं, इसके अलावा तो इनका कोई काम ही नहीं। ये कैसे मुसलमानों का मुकाबला, कट्टरपंथी मुसलमानों का मुकाबला करेंगे? उसका मन ऊब गया, उसने नमस्ते कर लिया संघ से, और इसको उसने अदालत में भी कहा कि मैंने संघ बहुत पहले छोड़ दिया था क्योंकि मुझे लगा कि संघ जो है इस तरह से मुकाबला मुस्लिम आक्रामकता का कर नहीं पाएगा। तो फिर वो कहाँ गया? दूसरा हिंदुओं का कौन खेवनार दिख रहा था उसको? हिंदू महासभा दिखी कि यार ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, हिंदुओं की बात करती है। उसने हिंदू महासभा ज्वाइन कर ली। बहुत हद तक वो सावरकर जी के विचारों से प्रभावित भी था, लेकिन सावरकर जी के साथ भी उसको लगने लगा था, मतलब एक दो जगह उसने सावरकर जी की भी आलोचना की है। उसको लगने लगा था कि ये भी ना लड़ाई के पक्षधर नहीं है। सावरकर कभी लड़ाई के पक्षधर नहीं थे, दंगे फसाद कभी नहीं चाहते थे। वो हमेशा यही चाहते थे कि सब समाज शांति से रहें, इस देश के विकास में अपना योगदान दें, स्वतंत्रता में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। वो भी कभी सांप्रदायिक तनाव के पक्षधर नहीं थे, लेकिन वो हिंदुओं को एकजुट करना चाहते थे क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ देखा था। मोपला लिखा है उन्होंने, उपन्यास लिखा है मालाबार में, आज से 3 साल पहले, उसको शताब्दी 100 वर्ष हुए, जहाँ हिंदुओं को मुस्लिम आक्रमण मतलब अराजकतावादियों ने काट काट करके फेंक दिया था, नरसंहार किया था। उस घटनाक्रम पे उनका उपन्यास है मोपला। उससे उनको लगा कि इस समाज को जब तक ताकतवर नहीं बनाएंगे सांप्रदायिकता खत्म नहीं होगी। तो वो उनसे भी नाराज हुआ, उनको लगा कि ये भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तब उसने अपने 4-5 घनिष्ठ मित्रों को साथ में लिया
और एक ऐसे भयानक कुकृत्य की ओर उसने कदम बढ़ाए जिसको सभ्य समाज में स्वीकार्यता नहीं दी जा सकती। सर अभी आपने एक सावरकर जी का जिक्र किया कि नाथूराम गोडसे सावरकर जी को पसंद नहीं करते थे। सर फिर उनका नाम क्यों आया था इनके साथ? उनका नाम एक इसको समझने के लिए मैं सब दर्शकों को भी अनुरोध करता हूँ, इस सब को समझने के लिए अभी हाल ही में किताब आई है, पहले भी रेफरेंस दिया मैंने उसका, प्रखर श्रीवास्तव की। बहुत शोध करके उन्होंने ये पुस्तक लिखी, एक एक दस्तावेज रेफरेंस दिया कि एक एक उनकी एक भी बात को कोई जो है डिसऑन नहीं कर सकता, काट नहीं सकता। एक एक रेफरेंस के साथ उन्होंने एक एक बात की है। हे राम, इसमें पूरा घटनाक्रम है, कैसे सावरकर का नाम फंस गया उसमें, कैसे चीजें आ गई सामने, कैसे आरोप लगे, उनकी तथ्यता क्या थी, सत्यता क्या थी, संघ पर किस ढंग से आरोप लगे, फिर वास्तव में जांच हुई तो सत्य कैसे आया सामने, वो सारा का सारा वर्णन उसमें आता है। दरअसल एक उनके साथ में एक आपराधिक किस्म का व्यक्ति भी था जिसको उन्होंने नाथूराम गोडसे ने इस पूरी पंचायत में जोड़ा था, बड़गे। तो उसने पुलिस के दबाव में नाम ले दिया था सावरकर जी का। और ये जो 2-3 लोग थे जब जा रहे थे तो ये सावरकर का घर और हिंदू महासभा का कार्यालय ऊपर नीचे था। जी। सावरकर जी ऊपर नीचे थे, नीचे हिंदू महासभा कार्यालय था। तो ये जा रहे थे तो वहां उतर गए थे किसी कारणों से। वो रोचक प्रसंग है, लंबा प्रसंग है, मैं उसके लिए सलाह देता हूँ उस किताब को भी पढ़ना चाहिए। तो वहां उतर गए थे तो एक गवाह, एक फिल्मी हीरोइन थी, उसकी गवाही थी कि ये हिंदू महासभा के कार्यालय में गए थे। उसने कहा, तब सावरकर जी ने कहा कि भाई नीचे जो मेरा कार्यालय है, मैं ऊपर रहता हूँ, नीचे कौन आया गया मुझे नहीं पता रहता, ये तो रात में आए गए मुझे नहीं पता। तो ऐसे 2 एक इंसिडेंट हुए। बाद में बड़गे ने ये स्वीकार किया। बाद में जब ये सारा प्रकरण खत्म हुआ तो बड़गे ने ये खुद स्वीकार किया कि मैंने दबाव में सावरकर जी का नाम लिया, मुझे सावरकर जी का नाम नहीं लेना चाहिए था। सावरकर जी ने कभी इस बात के लिए नहीं किया, ना कभी इस बात के लिए प्रवोक किया। मतलब यहाँ पर सिर्फ ये बात थी कि दबाव की बात थी और कुछ भी नहीं था। और कुछ सर एक चीज और थी, तो क्या इस पूरे मौके पर वो ये नाथूराम गोडसे हिंदू महासभा से जुड़ा हुआ था? नहीं, वो अपना स्वतंत्र, उसने अपने रास्ता बना। पहले उसने आरएसएस से अलग हुआ, फिर वो हिंदू महासभा से हिंदू महासभा से जुड़ा भी था, नहीं भी जुड़ा था, ऐसा हम नहीं कह सकते कि उसने पूरी तरह हिंदू महासभा को छोड़ दिया था या इस्तीफा दे दिया था, लेकिन कम से कम उसने हिंदू महासभा की गतिविधियों से दूरी बना ली थी और इस सब प्रपंच में वो पूरा दिमाग अपना लगा रहा था, इसलिए इसको ऐसे देखना चाहिए। सर एक भगत सिंह की हमने बीच में बात करी थी, भगत सिंह और सावरकर जी के बीच में क्या कैसे संबंध थे और किस तरीके से भगत सिंह उनको आइडियलाइज करते थे, उस बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, भगत सिंह और सावरकर के बीच में, 2 क्रांतिकारियों के बीच में जैसे संबंध होने चाहिए वैसे ही थे। दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। वीर सावरकर उस समय जो क्रांति के लिए निकलने वाले नौजवान थे, उनके दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं रहते थे, क्योंकि सावरकर जी का नाम इतना लोगों के बीच में चर्चित हो चुका था। सर एक चीज और बता दीजिए, इनको काला पानी की सजा क्यों हुई थी सावरकर जी को? काला पानी की सजा उनको एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या के आरोप में हुई थी। ठीक है, कि वो उसकी हत्या की साजिश उन्होंने रची थी, इसके कारण से। अब हम भगत सिंह पे आ जाते हैं। तो भगत सिंह ने जैसा मैंने बताया कि भगत सिंह ने उनकी किताब 1857 का स्वतंत्र समर, इसको गुप्त रूप से प्रकाशित कराया और इसको क्रांतिकारियों के बीच में वितरित भी किया। भगत सिंह सावरकर को लेकर के क्या सोचते थे, उनकी किताब को लेकर के क्या सोचते थे, इसको मैं उन्हीं के शब्दों में आपको पढ़ करके बताऊंगा तो ठीक रहेगा। हाँ, तो कई बार एक और प्रश्न का भी उल्लेख कर देता हूँ, आपकी तरफ से नहीं आया, लेकिन इसमें जब भी वीर सावरकर के प्रसंग निकलता है तो ये भी आता है कि वीर सावरकर को वीर किसने कहा। हाँ, वीर सावरकर को वीर अनेक लोगों ने कहा, और भी उदाहरण है, लेकिन भगत सिंह ने भी सावरकर को वीर। हाँ सर, वो जो मैंने आपको रेफरेंस दिया था उसमें भी उसको मैं एक बार सुना देता हूँ, जो आपने कहा कि मतवाला में 15 और 22 नवंबर को 1924 में जो लेख प्रकाशित हुआ विश्व प्रेम के नाम से, उसमें उन्होंने लिखा है, उसमें उन्होंने सावरकर को विश्व प्रेमी कहा है। एक लाइन इसकी पढ़ता हूँ, फिर कुछ और, क्योंकि लंबा है जी पढ़ने में। बताइए। बाकी दर्शकों को स्वयं जाकर के वो सब पढ़ना चाहिए। विश्व प्रेमी वह वीर है जिसे भीषण विप्लववादी, कट्टर अराजकतावादी कहने में हम लोग तनिक भी लज्जा नहीं आते। ये जो ऐसा नहीं है कि कुछ लोग उस समय भी ऐसे थे, उनको भगत सिंह कह रहे हैं, तुमको जरा भी लज्जा नहीं आती? एक विश्व प्रेमी, विश्व का कल्याण चाहने वाले
ऐसे विश्व प्रेमी व्यक्ति को तुम अराजकतावादी कहते हो, सांप्रदायिकतावादी कहते हो, कट्टर कहते हो, तुमको लज्जा नहीं आती? ये भगत सिंह की टिप्पणी आज भी सावरकर के बारे में वो अच्छी टिप्पणी करने वाले लोगों को पढ़नी चाहिए कि भगत सिंह तुम्हारे बारे में, आज होते भगत सिंह तो इन निर्लज्जों के बारे में क्या कहते। मुझे लगता है आज वो इससे भी कठोर जो है शब्दों का इस्तेमाल शब्दों करते। का इस्तेमाल इनके लिए करते। भगत सिंह ने भगत सिंह ने जो है सावरकर के बारे में एक और उपमाओं का अपने इसी लेख में उल्लेख किया है, वो है पूजनीय। भगत सिंह सावरकर को वीर लिख रहे हैं, इसी पैराग्राफ में वो वीर है और पूजनीय है। वो कितने पूजनीय हैं वो, ऐसे इतनी सुंदर उपमाएं, आदर सूचक उपमाओं का वो उपयोग कर रहे हैं। और आज के लोग कहते हैं कि भगत सिंह और सावरकर दोनों अलग अलग थे, भगत सिंह कैसे थे, सावरकर कैसे थे। ये बात हुई। इसके बाद मैंने एक प्रसंग बताया कि भगत सिंह 1857 का स्वतंत्र समर छपवाने की अनुमति मांगने के लिए रत्नागिरी में जाकर के इनसे वीर मिले। सावरकर से जी। मिले और उनसे आग्रह किया कि मैं आपकी ये पुस्तक प्रकाशित कराना चाहता हूँ। और उसके बाद उन्होंने उस पुस्तक को प्रकाशित कराया। एक बात, सिर्फ भगत सिंह सावरकर की इसी पुस्तक से प्रेरित नहीं थे, सावरकर के दूसरे साहित्यों से भी प्रेरित थे। और इसका जिक्र मिलता है भगत सिंह की जेल डायरी से। भगत सिंह जब जेल में थे, हम सब जानते हैं कि वो बहुत साहित्य का अध्ययन करते थे। तो भगत सिंह जब जेल में थे तो उनके पास बहुत सारा साहित्य था, वो लगातार पढ़ रहे थे। तो कुछ लोग कम्युनिस्ट उनको घोषित करने के लिए ये तो बता देते हैं कि वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे, हाँ। लेकिन वो ये नहीं बताते कि सावरकर के ग्रंथों का अध्ययन भी वो जेल में बैठ करके कर रहे थे। और उनमें से नोट्स बनाए हैं भगत सिंह ने, जो उनकी जेल की डायरी में देखे जा सकते हैं। जी। तो हिंदू पद पातशाही, हाँ। शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य की स्थापना को आधार बना करके वीर सावरकर ने किताब लिखी, हिंदू पद पातशाही। भगत सिंह जेल में उस हिंदवी साम्राज्य के केंद्र को बनाकर लिखी गई उस किताब का अध्ययन करते हैं और उसमें से नोट्स लेते हैं। तो ये सम्मान है, ये उनके प्रति भाव है भगत सिंह का, सरदार भगत सिंह का सावरकर के प्रति, कि कैसे उनके विचारों से मैं प्रेरणा लूं और उनके विचारों को कैसे दूसरे क्रांतिकारियों तक पहुंचाऊं। तो अगर उनके प्रति आत्मीयता नहीं होती, आदर का भाव नहीं होता, प्रेरणा का भाव नहीं होता, तब क्या वो ये सब करते? मैं तो सर यही सोच रहा हूँ कि इन सब चीज़ों का जिक्र आपको आज की तारीख में जब तक आप ढूंढने नहीं जाएंगे आपको नहीं मिलेगा। नहीं। क्योंकि प्लेन साइड में जो चीज़ें आपके सामने रखी जा रही हैं वो सिर्फ वो हैं जो शायद कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाले लोग आपको दिखाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है सर कि संघ को इस चीज़ को लेकर और ज़्यादा प्रासंगिक तरीके से काम करना चाहिए कि बिल्कुल इन राजीव, देखिए झूठों को। हाँ। देखिए क्या हुआ कि सावरकर को या भारत के वास्तविक इतिहास को ये भी देखने की आवश्यकता है कि मैंने कहा ना, जैसे एक समय में कुछ लोगों का वर्चस्व था कम्युनिकेशन माध्यमों में, वैसे ही उनका शिक्षा तंत्र पे भी वर्चस्व था। उन्होंने जानबूझ करके इन सब बातों को अध्ययन में आने ही नहीं दिया। आप देखिए, आप शिवाजी महाराज के बारे में कितना पढ़ते हैं, जी। उन्होंने जितना साम्राज्य का विस्तार किया कितना हमको ध्यान रहता है। हम अपना इतिहास उठा करके देखते हैं तो हमको पराजय का इतिहास लगता है कि हमारे फलाने योद्धा बहुत वीरता के साथ लड़े लेकिन अंत में हार गए। हाँ। जबकि ऐसे अनेक योद्धा हैं इस देश में जिन्होंने मुगलों आक्रांताओं को, मुस्लिम आक्रांताओं को घुसने नहीं दिया अपने राज्यों में और दूसरी जगह जाकर के उनको परास्त किया। इसी हिंदवी स्वराज्य की हम बात कर रहे हैं। शिवाजी महाराज के बाद उनकी आने वाली पीढ़ियों ने, उनके आने वाले जो उनको अनुसरण करते थे, उन्होंने पूरे भारत में मुगल सल्तनत को उखाड़ करके फेंक दिया था। दिल्ली में भगवा फहराता था। जब अंग्रेजों के पास सत्ता आई तो इस्लामिक राज्य व्यवस्था के लोगों से, मुगलिया सल्तनत से नहीं आई। अंग्रेजों की 1818 और मराठाओं के बीच का जो युद्ध हुआ निर्णायक, उसके बाद अंग्रेजों के पास भारत की सत्ता के सूत्र जाते हैं। तो किससे गए? मराठाओं से गए। हिंदवी स्वराज्य के पराभव के बाद अंग्रेज यहाँ वर्चस्व स्थापित कर पाए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे प्रश्न हैं जिनको हमारे लिए खोला नहीं गया या हमारे सामने लाया नहीं गया। तो ऐसे ही सर ये एक बहुत अच्छी चीज़ इसलिए निकली है, अभी हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें बदलाव किए जा रहे हैं। कई सारा जो इतिहास है उसमें से काफ़ी सारी चीज़ों को हटाया जा रहा है और कुछ ऐसी चीज़ों को जोड़ा जा रहा है जो शायद एक भारतीय होने के नाते आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल जब आपसे कोई बाहर जाकर पूछेगा कि तुम्हारे देश में किया ही क्या गया, बाहर के आक्रमणकारी नहीं आते तो शायद तुम इतने गौरवशाली इतिहास को
देख नहीं रहे होते। हमारे साउथ में इतने सारे सुंदर मंदिर हैं, उनकी बात नहीं होती। ताजमहल का ज़िक्र आपको हर जगह मिलेगा। तो शिक्षा में तो सर बदलाव की ज़रूरत है ना। बिल्कुल है। लेकिन उसके बावजूद भी जो मेरा सवाल है, जो लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, सर वो किस मानसिकता के साथ फिर विरोध कर रहे हैं? क्योंकि आपने कहा बहुत लंबे समय तक हमारे यहाँ पर लोग ऐसे बैठे रहे जो एक ही तरह का इतिहास दिखाना चाहते थे, और यदि हम उनके नामों पे और उनके इतिहास पे गौर करेंगे तो आपको उनकी एक विचारधारा समझ में आ जाएगी। तो आज क्या हम एक बदलाव देख रहे हैं? 2 कारणों से विरोध करने वालों का 2 कारण है। एक तो उनके क्षुद्रता है, उनकी राजनीतिक क्षुद्रता, हुँ। ओछी सोच है कि भई इनका विरोध करने से थोड़ा-सा कुछ एक ख़ास वर्ग है उसका वोट हमको मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि ऐसा वातावरण बना दिया उन्होंने कि ये मुसलमानों के विरोधी हैं, जी, इसलिए इनका विरोध करेंगे तो वो हमारी ओर आकर्षित, वो भूल में रहते हैं कई बार तो। जी। कई बार कुछ आंशिक सत्य भी है वो, इसलिए वो बार-बार ये प्रयत्न करते हैं। तो अपनी राजनीतिक स्वार्थ, छोटे से स्वार्थ है उसको पूर्ति के लिए वो इस प्रकार का काम करते हैं कुछ लोग। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बाह्य आयातित विचारधाराएँ हैं, यानी उनका उनका भारत की भूमि से, भारत की संस्कृति से कोई नाता नहीं है। तो ऐसी विचारधाराएँ पोषित होती हैं, कभी रसिया से पोषित होंगी, तो कभी चीन से पोषित होती हैं। तो उनको भारत के नायकों के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में आस्था का उनके मन में है ही नहीं। जगह ही नहीं। इसलिए और उनके इतिहास को देखेंगे, उस विचारधारा के इतिहास को देखेंगे तो उसने अराजकता पैदा करके ही अपने आप के लिए स्थान बनाया है। उसने जहाँ भी स्थान बनाया, वहाँ पहले उसने असंतोष पैदा किया, वहाँ के इतिहास का पराभव किया और नए सिरे से वहाँ क्रांति के बीज बोने का प्रयत्न किया। इसलिए उनके वैचारिक हित हैं, कुछ लोगों के राजनीतिक हित हैं, इसलिए वो लोग इस प्रकार के मतलब एक झूठ बातें फैलाने की कोशिश फैला रहे हैं कि मतलब इस प्रकार का नैरेटिव झूठी, आधी सच्ची झूठी बात करके अपने पक्ष में कुछ चीज़ों को मोबिलाइज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब उनके ये सारे प्रयत्न धीरे-धीरे असफल होने लगे हैं, क्योंकि अब पाठ्यक्रमों में भी नहीं पढ़ाएँगे ना, तो लोग पढ़ लेते हैं। हाँ। लोगों के पास रेफ़रेंस की पहुँच हो गई है। एक ज़माना था जब गांधी समग्र पढ़ना है, मतलब उतनी सारी किताबें हमारे पास होनी चाहिए, लेकिन अब ऑनलाइन है और डेटा क्रांति के बाद कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो पढ़ सकता है कि गांधी जी ने क्या-क्या लिखा, क्या-क्या बोला। सावरकर के बारे में क्या है, सब वो पढ़ सकता है। ये सामने वाला बोल रहा है, उसका काउंटर फैक्ट क्या है, वास्तविकता क्या है, पूरा सच क्या है, तो उसकी वो उसको पढ़ सकता है, पहुँच है। उसकी रीच है। हाँ, है ना? तो और बहुत सारे लोग लिखने लगे हैं, बहुत सारे लोग बोलने लगे हैं। विक्रम संपत ने अभी बहुत अच्छा काम किया, हाँ। ये सावरकर पर 2 खंडों में बहुत सुंदर शोधपूर्ण प्रकाशन किया है। उसको पढ़ कर के बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। अनुज धर ने बहुत सारा काम किया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर के, वहाँ से हम उनको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो अब उनके पास पढ़ने के लिए बहुत सारा साहित्य है। अब एक और बात मैं बताता हूँ, भगत सिंह तो सावरकर के लिए क्या कह रहे थे, क्या लिख रहे थे, वो तो आ गया। लेकिन लोग ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि सावरकर भगत सिंह को मानते थे कि नहीं मानते थे? जी। तो ये जिक्र आता है, संदर्भों में भी आता है, कई जगह लिखने में भी आता है कि सावरकर नहीं चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी हो। उनका केस लड़ने के लिए भी वो इच्छुक थे, लेकिन भगत सिंह ने मना कर दिया और भी लोगों को मना किया। अब यहाँ एक चीज़ ये सावरकर भगत सिंह के बारे में क्या लिख रहे थे, उसको बताने से पहले ये चूँकि आ गया संदर्भ, इसलिए ये भी बता दूँ कि कई लोग ये तुलना करते हैं, देखो भगत सिंह तो फांसी पे चढ़ गए, सावरकर काला पानी से माफ़ी मांग करके बाहर आ गए। हाँ। दोनों के स्ट्रेटेजिकल मूवमेंट हैं, दोनों के स्ट्रेटेजिकल मूव है, रणनीतिक चाल है दोनों की उसमें। सावरकर उस जेल की कोठरी में सड़ करके जीवन को खत्म करने के पक्षधर नहीं थे। उन्होंने पहले दिन से तय किया था कि मैं इसमें नहीं सड़ूंगा। वो तो जहाज से भी कूद गए थे जब उनको लाया जा रहा था। उन्होंने कहा यार इस जहाज में जाकर के मैं ब्रिटिश तो चलाते रहेंगे, तो उनको दिखा कि फ्रांस का तट पास में, कूद जाता हूँ, फ्रांस के पास जाऊंगा, राजनीतिक बंदी उनका बन जाऊंगा, तो मेरी मुक्ति आसान होगी, मैं जी। अपना केस लड़ पाऊंगा वहां। वकील थे, समझदार थे कि क्या करना है। भगत सिंह पहले दिन से तय करके गए थे कि मुझे फांसी पे चढ़ना है, क्योंकि मेरी बलिदान से देश में एक देश में क्रांति का मूवमेंट खड़ा होगा। उनने जो बम फोड़ा था, हाँ। वो उससे कोई मरा क्या? नहीं। उनका एक ही उद्देश्य एक ही था कि उद्देश्य था, मैसेज वो जाए। जस्टिफाई कर सकते थे जी। कि भाई मेरा बम ऐसा नहीं था, मैं हाँ। तो इस मूवमेंट के लिए, राजनीतिक विरोध करने के लिए मैंने ये किया। और उनका केस लड़ने के लिए भी कई लोग तैयार थे, लेकिन उन्होंने नहीं लड़ा, नहीं लड़ने दिया। क्यों? क्योंकि वो पहले दिन से तय करके गए थे कि मुझे फांसी का फंदा चूमना है। एक को बाहर आना था, एक को चूमना था। दोनों के रणनीतिक ये चाल थी, उनकी वो सोच थी
कि हमको कैसे करके काम करना है। तो उनने तो कहा कि मेरे बलिदान से एक देश में आक्रोश खड़ा होगा, और इस बात को लेकर अंग्रेजों के भी डर था, इसलिए चोरी चुपके एक दिन पहले उनको फांसी दे दी गई, कि एक वो क्रांति ना फैल पाए क्रांति देश न फैले। और इस बात के लिए अंग्रेजों ने दूसरे लोगों को भी कहा कि मैनेज करना पड़ेगा, क्रांति हाँ। ना खड़ी हो जाए, उपद्रव ना हो जाए देश में। ठीक। अब सावरकर ने भगत सिंह के लिए क्या लिखा जब वो फांसी पर चढ़ गए? सावरकर का घर रत्नागिरी में उनके घर पे भगवा ध्वज हमेशा लहराता था, लेकिन जिस दिन भगत सिंह और दोनों क्रांतिकारियों को, अमर क्रांतिकारियों को फांसी हुई, उनके घर पे काला झंडा फहरा रहा था। अंग्रेज भगत सिंह सावरकर को लेकर के आज के लोग भले ही कंफ्यूज होंगे, लेकिन अंग्रेजों में कोई कंफ्यूजन नहीं था। उनको लगा कि भगत सिंह, चूंकि उनने कहा ना कि क्रांति हो सकती है, उपद्रव हो सकता है, तो उनको सावरकर भी ध्यान में थे कि ये भी कुछ करवा सकते हैं। तो तत्काल रत्नागिरी में उनके घर पे फोर्स आई, पुलिस आए, उन्होंने पूरा सर्चिंग किया, देखा कि ये कुछ गतिविधि तो नहीं खड़ी कर रहे। उनने एक डायरी देखी, वो भी छोड़ दी, और उसी डायरी में एक कविता लिखी थी जो उन्होंने सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह के लिखी। उसकी 4 लाइनें जी। सावरकर के। हा भगत सिंह हाय हा, चढ़ गया तू वीर हमारे लिए, चढ़ गया फांसी पर तू वीर हमारे लिए, हाय हा राजगुरु तू हाय हा, वीर कुमार राष्ट्र संवर में हुआ शहीद, हाय हा जय 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 हो। और सावरकर उस समय इन क्रांतिकारियों के लिए कविताएं भी लिखते थे, और वो कविताएं गणेश विनायक ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। उन्होंने जो पुस्तक लिखी है, वो कविताएं, वो गीत महाराष्ट्र में उस समय जो प्रभात फेरियां निकलती थी इन क्रांतिकारियों के लिए, और दूसरे देश में भी पहुंची, देश के दूसरे हिस्सों में भी पहुंची तो वो कविताएं इनकी लिखी हुई गाई जाती थी इन क्रांतिकारियों के लिए। तो ये संबंध था दोनों का, भगत सिंह का और सावरकर का आपस में। लेकिन इन चीज़ों को कम्प्लीटली नेग्लेक्ट किया जाता है। प्रोपेगेंडा कह सकते हैं सर इसको, तो आपकी मतलब सच छुपा लो तो जो हमारा झूठ है वो ज़्यादा बलवान हो जाएगा। सर एक आखिरी सवाल पे हम ख़त्म करेंगे कि नाथूराम गोडसे आज कहीं ना कहीं लोग उनको भी ग्लोरीफाई कर रहे हैं, जो मुझे ऐसा लगता है शायद उतना सही नहीं है। और दूसरा सर, वीर सावरकर जी को जो लोग मानते हैं सर, उनको मानने वालों को कहीं ना कहीं इस गिल्ट में डाला जा रहा है कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सर इसमें गलती तो कहीं से कहीं तक है नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। सर इस चीज़ को अगर हमें किसी इंसान को 1 to 1, आप मुझे ही मान लीजिए कि अगर मुझे गिल्ट फील हो रहा है सावरकर जी को लेकर, तो मुझे किस चीज़ से उस गिल्ट को बाहर निकालना चाहिए? बहुत आसान। पहली बात तो पहले सवाल पे आते हैं, नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन किसी को नहीं करना चाहिए। जिनको लगता है कि नाथूराम गोडसे ने सही किया, उनको भी भारतीय दर्शन को दोबारा पढ़ना चाहिए, नाथूराम गोडसे को भी दोबारा पढ़ना चाहिए। तो कुल मिलाकर के उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया। उस काम के कारण से उनका पूरा जीवन कलंकित हुआ, अन्यथा उनका भी कहीं हिस्सेदारी हो सकती थी, उनको भी कोई क्रेडिट मिलता। लेकिन एक गलती के कारण से, एक बड़ी अपराध, अक्षम्य अपराध है वो, उसको क्षमा नहीं किया जा सकता, उसके कारण से उन्होंने अपना जीवन तो कलंकित कर ही लिया, और भी दूसरे लोगों पे छींटे उसके आ ही जाते हैं। तो आज जो उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उनको समझना चाहिए ये कोई अच्छा काम नहीं है, इस काम को करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उस अध्याय पर मिट्टी डालना चाहिए। और इस संदर्भ में एक तथ्य और जोड़ देता हूँ कि मुझे लगता है कि जब हम देखते हैं तो हमको ये भी देखना चाहिए कि उस समय की बहुत सारी व्यवस्थाएं और भी थी, जिनके कारण महात्मा गांधी को अपना जीवन की आहुति देनी पड़ी, जीवन उनका चला गया। उन पे बार बार हमले हुए, इसके बाद भी उनको सुरक्षा नहीं दे पाए, तो इसकी किसकी जिम्मेदारी तय हो? शायद जिस दिन ये हुआ उस दिन की भी 12 दिन पहले हमला हुआ, उसके पहले भी गांधी जी पे हमला हुआ, और ये जो हमला करने वाले लोग थे उनमें से एक पकड़ा भी गया था। तो ये सारा घटनाक्रम सबको मालूम है, तो उस समय की व्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं होगी। खैर, तो नाथूराम गोडसे को ग्लोरीफाई करने की कतई आवश्यकता है। मैं भी देखता हूँ तो मैं हैरान हो जाता हूँ कैसे लोग उनको ग्लोरीफाई करते हैं, एक बात। दूसरी बात, सावरकर के प्रति श्रद्धा रखने वाले, उनको मानने वाले लोग कभी गिल्ट में जा ही नहीं सकते। तो अगर आपके सावरकर में निष्ठा है, श्रद्धा है, तो उस गिल्ट को, जो भी उनके बारे में झूठ बोलने का प्रयास करते हैं, उनको आपको ध्यान ही नहीं देना चाहिए। तो बहुत सारे कारण हैं, मैंने बताया ना, हम अपना इतिहास देखेंगे तो
वो सिर्फ एक ही बात को लेकर के आपके मन में गिल्ट पैदा करने की हाँ। कोशिश करते हैं और किसी बात को लेकर के गिल्ट पैदा कर ही नहीं सकते। सर वो उस माफी ना एक गलत बात को इतना बड़ा गलत कर है दिया ही गया नहीं। नहीं, वही बोल रहा हूँ सर, उस चीज़ को इतना बड़ा कर उसको दिया गया है। इतना बड़ा प्रोपोगेट कर रहे हैं, उस बात को ऐसा गलत ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं वो कि जैसे वो कोई अपराध था। अपराध नहीं है भाई। वैसा काम बहुत सारे उस समय के लोगों ने किया। उस समय के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने भी उस प्रकार के माफीनामे लिख करके दिए। राजनीतिक जो लोग थे उन्होंने भी अंग्रेजों के साथ तमाम प्रकार की संधियां की। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने उनके साथ दोस्ती कर ली या उनके साथ उनकी साठगांठ हो गई। ये अपने अपने ढंग से राजनीतिक लड़ाई में आगे बढ़ने के प्रयत्न थे। कोई मूवमेंट खत्म ना हो जाए इसलिए उसको बनाए रखने के लिए किस समय कौन सा निर्णय लेना चाहिए उस परिस्थिति के हिसाब से उन्होंने निर्णय लिया। हम अपने नायकों में श्रद्धा रखते हैं तो फिर ये सब बातें नहीं देखी जाती। तो ये सब गिल्ट पालने की बात ही नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है व्यक्ति को खुद को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप बिल्कुल। जितना खुद को एजुकेट करेंगे उतना ही आप अपने आप में सशक्त हो पाएंगे चीज़ों को लेकर और पहचान पाएंगे कि कहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन की बात की जा रही है। आज हमारे साथ लोकेन सर जुड़े थे जिनने बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर बहुत अच्छी बातें बताई और रेफरेंस के साथ में बताई, सबसे बड़ी बात। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की कंट्रोवर्सी सावरकर जी के इर्द गिर्द, आरएसएस के इर्द गिर्द और बाकी सारे हमारे इतिहास के इर्द गिर्द की जा रही हैं, कहीं ना कहीं हमें उनके बारे में और ज़्यादा अध्ययन करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम उस एक झूठ के कुएं से बाहर निकल कर आ सकें और समझ सकें कि जो इर्द गिर्द हमारे चीज़ें चल रही हैं वो कितनी ज़्यादा अराजकता अपने आप में लेकर चल रही हैं। और यदि आप उनको अपने मन मस्तिष्क से बाहर नहीं निकालेंगे तो कहीं ना कहीं आपको आज के समाज में करप्ट ही कहा जाएगा।